अच्छा बेटा, मुझे ज़रा ये बताओ, मेरी आवाज़, स्क्रीन और कैमरा क्लियर आ रहा है? चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, हम लोग एब्ज़ॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ रहे थे। आज हम लोग क्या देखेंगे? एब्ज़ॉर्प्शन कॉस्टिंग की और मार्जिनल कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बनाई जाती है, क्योंकि एग्ज़ामिनर आपको कभी-कभी ऐसा क्वेश्चन भी देता है जिसमें एब्ज़ॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट एक साथ बनवाता है। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या चीज़ें डिस्कस करी थी? लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने मार्जिनल रेट, एब्ज़ॉर्प्शन रेट और क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हम लोगों ने कैलकुलेट करना देखी थी। तो ये तमाम वो चीजें थी जो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर किया था। अच्छा भाई, अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अभी हम लोग एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट्स को बनाने जा रहे हैं। तो देखते हैं वो किस तरीके से बनती है। तो पहले हम लोग उनका फॉर्मेट्स बना लेंगे और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन के बाद फिर हम देखेंगे कि हमें कितनी अंडरस्टैंडिंग है और कितनी नहीं। आज की क्लास बहुत ज्यादा ही कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है। तो जितना ध्यान से हैंड्स फ्री है, हैंड्स फ्री लगा के सुनो, लेकिन सिर्फ स्क्रीन पे कंसंट्रेट करना, बाकी सब सारी चीजें छोड़ देना। क्योंकि अभी अगर ये चीज नहीं समझ आई तो आज तो लेक्चर हो जाएगा और कल क्वेश्चंस हो रहे होंगे बैठ के इसके। जिसको नहीं समझ आ पाएगी ना, वो फिर कोप अप नहीं कर सकता, वो साथ में फिर हमारे वापस नहीं आ सकता। तो बहुत 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 ध्यान से सुनिएगा। जब कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है तो मैं बार बार बोलता हूँ कि आज जो मैं चीज पढ़ा रहा हूँ ये आपके दिमाग में पहले कभी आपके ज़हन गुमान में नहीं होगी, तो आज आपकी वो चीज दिमाग के अंदर आ रही होगी फर्स्ट टाइम। तो ऑब्वियस है कि आपका फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस कोशिश ये कीजिएगा कि अटेंशन बहुत ज्यादा दीजिए चीजों के ऊपर, ताकि आपको छोटी 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 टेक्निकलिटीज, एक एक लफ्ज हो सकता है मेरे आपको 3 लफ्ज समझ आ जाए, वो 3 लफ्ज आपकी पेपर आपको निकाल के दे दें, सही है? तो वो आपने बस वो लफ्ज को गौर से सुनना है। चले स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग अभी क्या सीखने जा रहे हैं? एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट्स। कैसे होगी, कैसे बनेगी, इसके बारे में ही बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सवाल को करना, और हम लोग जो सबसे पहली स्टेटमेंट बनाते हैं प्रॉफिट स्टेटमेंट। प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल, या चलो पहले एक काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे तो पहले अंडर एब्जॉर्प्शन बना लेते हैं। भाई ये प्रॉफिट स्टेटमेंट या प्रॉफिट स्टेटमेंट मतलब या इनकम स्टेटमेंट मतलब, यानी कि ये वो स्टेटमेंट होगी जहां पे आप किस चीज की कैलकुलेशन करेंगे? आप प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। आप क्या चीज कैलकुलेट करने जा रहे होंगे? आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करने जा रहे होंगे। तो फिर बस आपने उसी चीज के ऊपर सारा फोकस रखना है और सारी चीजें इसी तरीके से समझनी है कि आप प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं और इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे ही इनकम स्टेटमेंट जैसे आप बनाते थे आप वैसे ही बना लें, कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं होता कॉस्टिंग के अंदर, बट मैं आपको वो सबसे इजीएस्ट वे सिखाऊंगा जिससे आप ऑलरेडी फेमिलियर है, तो आपको शायद थोड़ी बातें मेरी आसानी से समझ आ जाएंगी। अच्छा भाई, तो ये जो स्टेटमेंट बनेगी, ये जो प्रॉफिट स्टेटमेंट बनेगी, ये बनाई किस तरीके से जाएगी और कहाँ से स्टार्ट होगी? तो नॉर्मली हर स्टेटमेंट की तरह इसको भी हम स्टार्ट करेंगे सेल्स से। सेल्स, ये सेल्स कैसे कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखोगे? मैं अगर कोशिश करूँ इसको, मैं अगर ग्रीन को डार्क कर दूं तो मेरे ख्याल से ज्यादा क्लैरिटी आएगी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दोबारा से सेल्स। ओके, तो हम ये सेल्स को अगर कैलकुलेट करें तो सेल्स को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। सेलिंग प्राइस जो कि आपको सवाल के अंदर गिवन होगी, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। यानी कि जो भी आपकी सेलिंग प्राइस हो उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई आपकी जो सेल्स हुई हैं वो कितने की हुई है। नॉर्मली सवालों के अंदर डायरेक्टली एग्जामिनर सेल्स नहीं देगा, बट ये बता देगा कितने यूनिट्स बेचे, ये बता देगा एक यूनिट कितने का था। तो मल्टीप्लाई कर लेना, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं करी मैंने, बड़ी नॉर्मल सी बात करी मैंने, बड़ी बेसिक सी बात करी है, रिकॉर्ड कर दिया आपने। अच्छा भाई, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे एक हेडिंग लिखेंगे, और वो हेडिंग का नाम क्या होगा? वो हेडिंग के नाम को जरा ध्यान दीजिएगा, वो हेडिंग का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लिखेंगे लेस
प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि जितनी भी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो तमाम यहां पे लाके हम रिकॉर्ड कर देंगे, यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट जितनी भी होंगी वो सारी यहां पे आ जाएंगी। प्रोडक्शन कॉस्ट कौन सी? जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, वो सारे यहाँ पे लाके लिख देंगे। हाँ, अच्छा भाई, अब किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहली चीज जो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे फर्स्ट चीज जो कि आपने सवाल में खुद देखनी होगी है या नहीं है, ओपनिंग इन्वेंट्री। ये ओपनिंग इन्वेंट्री किस तरीके से रिकॉर्ड की जाएगी या किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी? तो इसको कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका था। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर इन्वेंट्री को वैल्यू ही किया था। हम लोगों ने यही देखा था कि इन्वेंट्री वैल्यू कैसे होती है, वो क्लोजिंग हो या ओपनिंग हो, वैल्यू करने का तरीका तो सेम होगा, क्योंकि यही ओपनिंग इन्वेंट्री पिछले साल की तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ही होगी। यानी कि हम जिस तरीके से वहां पे कैलकुलेट करते थे वहीं पे उसी तरीके से यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे। तो अगर तुम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टेटमेंट बना रहे हो तो सबसे पहले तुम लोगे एब्जॉर्प्शन रेट, जो कि कैसे निकलता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड प्लस फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, चार टाइप की कॉस्ट को लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय ओपनिंग इन्वेंट्री यूनिट्स। और यूजुअली ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू वैसे सवाल के अंदर ऑलरेडी गिवन होती है, बट अगर बहुत ही कोई मुश्किल बात कर दी उसने तो भी हमें पता है कि यार ये ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकलती है किस तरीके से। ये तो निकलती है इस तरीके से कि हम एब्जॉर्प्शन रेट, अगर एब्जॉर्प्शन स्टेटमेंट बना रहे हैं, एब्जॉर्प्शन के थ्रू मैं अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहा हूँ, क्योंकि ये दो डिफरेंट टेक्निक्स थी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग, इन्वेंट्री को वैल्यू करने की। ये बोलता था 4 कॉस्ट लो, वो बोलता था 3 कॉस्ट लो, तो यहाँ पे मैं चारों कॉस्ट लूंगा और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा ओपनिंग में जितनी भी मेरे पास यूनिट्स मौजूद थे, मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू पता लग जाएगी। इससे ज्यादा गहराई में नहीं जा सकता एग्जामिनर, है ही नहीं, गहराई नहीं, बात खत्म। अच्छा भाई, अब इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद हम लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल आएगा। डायरेक्ट मटेरियल को कैलकुलेट किस तरीके से किया जा सकता है? तो देखिएगा आप, मटेरियल पर यूनिट जो भी आपको हो, अमाउंट डॉलर्स में, मटेरियल पर यूनिट के एक यूनिट के ऊपर कितने का मटेरियल लग रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यानी कि तुमने जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करे उसके ऊपर हर एक यूनिट में मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट कितनी आती थी उससे मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हें ये भी पता लग जाएगा। यानी कि हम ये भी कैलकुलेट कर लेंगे, हम ये भी कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। अच्छा भाई, फिर उसके बाद क्या करेंगे? डायरेक्ट लेबर। अब ये डायरेक्ट लेबर किस तरीके से कैलकुलेट होगी? भाई कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। एक यूनिट पे डायरेक्ट लेबर कितने की रहती थी? 1 रुपए का एक यूनिट बनाती थी, तो 100 यूनिट कितने के बनाए होंगे? 100 रुपए के बनाए होंगे, आंसर आ जाएगा। अभी तक मैंने डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो ले लिया, 4 टाइप की कॉस्ट आती है, तो अब तीसरे टाइप की कॉस्ट आएगी, वो कौन सी होती है? वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये किस तरीके से कैलकुलेट किए जाएंगे? कोई मसला नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। सिंपल, आपको आंसर पता लग जाएगा, जितने आपने यूनिट्स प्रोड्यूस किए होंगे उससे आपको पता लग जाएगा। क्लियर? उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं, तो ये तो 3 टाइप की हमने कॉस्ट यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली है। अब कौन सी कॉस्ट आएगी? चौथे टाइप की कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल रिकॉर्ड कर लिया, डायरेक्ट लेबर रिकॉर्ड कर लिया, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या रिकॉर्ड करेंगे? प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या बोलता था कि प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, यानी कि किसी भी एक यूनिट की जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है, उसको तुम कैलकुलेट करने के लिए कितने टाइप की कॉस्ट ऐड करोगे? भाई 4 टाइप की कॉस्ट ऐड करेंगे। तो चौथे टाइप की कॉस्ट कौन सी होती थी? फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स कह सकते हैं हम इसको। अच्छा, अब याद रखिएगा, ये जो आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं,
ये जो आप फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स लेंगे, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स लेंगे, याद रखिएगा यहां पे ये कौन से ओवरहेड्स लिए जाएंगे, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। कौन से ओवरहेड्स रिकॉर्ड किए जाएंगे यहां पे, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। सर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कौन से होते थे, हम भूल गए। अगर आप इसको भूल गए तो याद करें, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन के अंदर मैंने आपसे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कैलकुलेट करवाए थे। तो उनको कैलकुलेट करवाने का तरीका क्या था, बड़ा सिंपल सा तरीका था। हाँ सर, ओ ए आर को हम मल्टीप्लाई करते थे एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से। किससे, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं तो ये आपने किससे मल्टीप्लाई किया है सर, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से। ये किससे मल्टीप्लाई किया है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से। ये किससे मल्टीप्लाई किया है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से। तो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल का मतलब भी क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। उसका मतलब भी क्या होता है, ये एक्चुअल एक्टिविटी लेवल का दूसरा नाम क्या दे सकता हूं मैं, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। इस साल मैंने इतने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करे, दिस इज माय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। यानी कि मैंने इतने 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 यूनिट्स मैंने बनाए हैं। तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस बोल दूं या एक्चुअल एक्टिविटी लेवल बोल दूं, दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, अब जरा सुनिएगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको, फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या होगा, ओ ए आर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, या मैं इसको बोल सकता हूं फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट। हाँ, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट, जिसको हम ओएआर भी दूसरे लफ्जों में कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। वही एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का फॉर्मूला। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऊपर से लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले तुमने किससे मल्टीप्लाई किया था, मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट से। दूसरा किससे किया था, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट से। तीसरा किससे किया था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से। तो चौथा किससे करोगे, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट से। तो अगर मैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का एक और फॉर्मूला ऐसे ही सिर्फ समझाने के लिए अगर मैं लिख दूं, तो क्या मैं ऐसे फॉर्मूला भी इसका बना सकता हूं, फिक्स्ड कॉस्ट per unit multiply by number of units produced। सेम बात है, बिल्कुल सेम बात है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज व्हाट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज ओ ए आर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इज व्हाट, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। यानी कि ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपका दिमाग बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मैं यहां रिकॉर्ड कर रहा हूं तो क्या रिकॉर्ड कर रहा हूं, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स रिकॉर्ड कर रहा हूं। यहां पे ना बजटेड ओवरहेड्स रिकॉर्ड करेंगे आप, ना यहाँ पे एक्चुअल ओवरहेड्स रिकॉर्ड करेंगे आप, बल्कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन से ओवरहेड्स रिकॉर्ड किए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड रिकॉर्ड किए जाएंगे। एंड हाउ टू कैलकुलेट एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, ओ ए आर इंटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। सर ओ ए आर नहीं दिया हुआ हो तो निकाल लेना। सर कैसे निकलता है, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। सर अगर एक्चुअल एक्टिविटी लेवल ना दिया हो तो क्या करेंगे, देगा, ऐसा नहीं कर सकता, दो में से कोई ना कोई एक चीज देगा, या तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड दे देगा पूरे, या फिर आपको वो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल जरूर देगा। मेरे ख्याल से मैं अब तक इतनी बात समझाने में आपको कामयाब हो गया हूँ कि भाई यहाँ पे जो आपने ओवरहेड्स लेने हैं, यहाँ पे जो आपने ओवरहेड्स लेने हैं, वो कौन से ओवरहेड्स लेने हैं, वो आपने फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे, वो रिकॉर्ड करते हुए आपने एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स लेने हैं। कौन से ओवरहेड्स लेने हैं, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स लेने हैं। और ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कैलकुलेट कैसे होते हैं, ओएआर इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, या फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इसको बोल दें आप। ओएआर क्या होता है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ही होती है। तो फिक्स कॉस्ट हर एक यूनिट पे कितनी फिक्स कॉस्ट आ रही है, ये वही तो होती है। तो ये हर एक यूनिट पे जो फिक्स कॉस्ट आ रही थी वो कितनी थी, जो भी हो सकती है, कितनी थी तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, जो भी थी उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं जितने आपने यूनिट्स बनाए। तो जितने आपने यूनिट्स बनाए वो क्या है, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल ही तो है, सिर्फ थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी ही डिफरेंट है, बात तो सेम है। ओएआर बोलो या फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बोलो, बजटेड रेट बोलो, ओएआर बोलो या फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। हाँ, ओवरहेड रिकवरी रेट बोलो, ओएआर बोलो, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बोलो, क्या फर्क पड़ता है, बजट रेट बोलो, क्या फर्क पड़ता है, मतलब ओएआर ही है। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, बात सेम ही है। हाँ, तो मैंने ऊपर एक और आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करके फॉर्मूला बता दिया, बट फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, आप अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन कर चुके हैं, तो इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा और डिटेल डिस्कशन नहीं करने वाले। बट हमने जितनी बात करनी थी हम वो बात अल्हम्दुलिल्लाह लिख चुके हैं। अच्छा, अब याद रखिएगा जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो
जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है कि वो 4 टाइप की होती है। तो देखो मैंने चारों टाइप की कॉस्ट लिखी है। नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल, नंबर 2 डायरेक्ट लेबर, नंबर 3 वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, नंबर 4 फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। चारों कॉस्ट आ गई। और उससे पहले क्या था? ओपनिंग इन्वेंट्री। और ओपनिंग इन्वेंट्री हमें पता है कैसे रिकॉर्ड करनी है। और अब क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्या करेंगे? क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस कर देंगे। तो अब ये लेस करने का तरीका क्या होगा भाई? बड़ा सिंपल सा तरीका है, एब्जॉर्प्शन रेट ही उठाओगे। अब ये एब्जॉर्प्शन रेट मतलब सर वो हम चारों कॉस्ट को ऐड कर देंगे, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड प्लस फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। अगर आपके दिमाग में नहीं आ रही तो आप लास्ट क्लास दोबारा से देखिएगा बैठ के। तो वो 4 कॉस्ट हम ऐड करते थे, एब्जॉर्प्शन रेट आ जाता था, 3 कॉस्ट ऐड करते थे, मार्जिनल रेट आ जाता था। तो उसी रेट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सर ये एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो आप हमें बोल रहे हैं, ये कौन से लेंगे? टोटल लेंगे या पर यूनिट लेंगे? बेटा पर यूनिट। एब्जॉर्प्शन रेट मतलब एक यूनिट की क्या कॉस्ट बनती है, एक यूनिट की क्या कॉस्ट बनती है। तो जाहिर सी बात है, हमने लास्ट क्लास के अंदर भी क्या किया था? सिंगल यूनिट के ऊपर कैलकुलेट किया था, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने भी क्लोजिंग इन्वेंटरी में यूनिट्स पड़े में, या ओपनिंग इन्वेंटरी निकालनी हो तो जितने भी ओपनिंग इन्वेंटरी में यूनिट्स पड़े में उससे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वैल्यू पता लग जाएगी। सही है? तो ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात थी, बट स्टिल बच्चा अक्सर ऐसा सवाल कर सकता है, तो उससे पहले ही उसका जवाब दे दिया जाए। अच्छा भाई, तो ये एब्जॉर्प्शन रेट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? क्लोजिंग इन्वेंट्री यूनिट से। जो भी साल के आखिर में यूनिट्स पड़े हुए हो, क्लोजिंग इन्वेंटरी यूनिट्स हमें ऑलरेडी पता है कैसे कैलकुलेट होता है। ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस लेस यूनिट्स सोल्ड, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी क्लोजिंग इन्वेंटरी के यूनिट्स कितने हैं। ये एक 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 एक, एक सारी डिटेल में हम इतनी चीजें क्यों पढ़ते हुए आए हैं? क्योंकि जब आप पास पेपर कर रहे होगे और जब कोई और पास पेपर कर रहा होगा तो वो रोता रहेगा और आपसे सुकून से आपके कॉन्सेप्ट आते रहेंगे दिमाग में और आप ये काम करते रहोगे बैठ के, तो आपको परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। तो अब हम क्या करेंगे? हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे यहां से। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई है, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई है। तो वो कितनी आई है वो यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर देंगे, और इसको यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वही जो हमेशा आया करता था, ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? मैं इसको थोड़ा सा सही कर लूं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। राइट? तो यहां तक तो हम पहुंच गए, ग्रॉस प्रॉफिट तक हम लोगों ने यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट तक की कैलकुलेशन कर ली। अच्छा, वंस जब आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हो तो अब यहां पे आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करनी होती है। यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है या बड़ा इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है जो आपने यहां पे देना होता है। जैसे ही आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे, अब बिल्कुल ये दिमाग में बात बैठ जानी चाहिए, जैसे ही आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे वैसे ही आपने क्या देखना होगा? क्या इस कारोबार के अंदर अंडर एब्जॉर्प्शन हुई है या ओवर एब्जॉर्प्शन हुई है? अब आप क्या देखोगे? अंडर एब्जॉर्प्शन हो रही है या ओवर एब्जॉर्प्शन हो रही है? अच्छा भी, तो आप यहां पे क्या करेंगे? ऐड, या ऐसे लिख देते हैं, लेस स्लैश ऐड। या तो ऐड करोगे या लेस करोगे। किसको ऐड करोगे किसको लेस करोगे वो भी बात कर लेते हैं, वो भी बात कर लेते हैं। ऐड या लेस अंडर स्लैश ओवर एब्जॉर्प्शन। अब ये कैसे निकलता है ऑलरेडी क्लासेस के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से हम लोगों ने सिर्फ यही डिस्कस किया था, सिर्फ यही पढ़ा था, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन निकलेगा तो कैसे कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, तो यहां पे आप क्या करेंगे? ऐड या लेस कर लेंगे अपनी अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन को, और उसके बाद ये ऐड लेस करने के बाद आपके पास एक फाइनल आंसर आ जाएगा और उसको आप बोलेंगे एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, अब
जरा एक का चीज को और सुनिएगा, बिल्कुल सही है। अब एक का चीज को और सुनिएगा, जब आप अपनी मार्किंग स्कीम खोलेंगे तो उसके अंदर अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ऊपर ही एडलेस किया हुआ होगा। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन कहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ होगा? इधर ही लाके उसने रिकॉर्ड किया हुआ होगा। आपने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने, और आप और मैं पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट में से भी ये 4 टाइप की कॉस्ट आएंगी और ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंटरी को नेट कर लिया जाएगा, यानी कि उनको देख लिया जाएगा कि क्या हिसाब किताब है उनका। और वो ये 4 चीजें रिकॉर्ड होंगी। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ऊपर रिकॉर्ड नहीं होता आगे की जिंदगी में। आपके लेवल पे एग्जामिनर शायद ये बात को बोलता है चलो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आगे की जिंदगी में फिर आपको ये चीजें बड़े काम आएंगी। तो अभी से बिल्कुल प्रॉपर वे में इस बात को समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, मार्किंग स्कीम से बैठ के मत छापिएगा। जो बच्चा मार्किंग स्कीम से जब पेपर करके देता है या छाप के देता है, मैं फौरन से पहचान जाता हूँ कि इस बच्चे ने चीटिंग करी है या ये बच्चा क्लासेस के अंदर मुझसे नहीं पढ़ रहा है सही से। मुझे अंदाजा हो जाता है, क्योंकि हम या मैं खास तौर से जो चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ ये वो चीजें होंगी जो 100% आपकी आम जिंदगी के अंदर ये काम हो रहे होंगे, कंपनीज के अंदर इसी तरीके से कैलकुलेशन हो रही होंगी, राइट। अच्छा, अब ये अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन को आपने ऐड करना है या लेस करना है, ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे समझेंगे? अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन तो आपको पता लग जाएगी, हाँ, एक्चुअल ओवरहेड माइनस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड जैसे ही आप करेंगे आपको पता लग जाएगी अंडर एब्जॉर्प्शन है या ओवर एब्जॉर्प्शन है। अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी है जिसको मैंने इसको नाम दिया हुआ है PONU, पोनू। हाँ, ये नोबू का ही एक दूसरा भाई है। हाँ, इसको कहते हैं पोनू। अगर तो आपने सवाल में कैलकुलेट किया और आपके सवाल में आ गई ओवर एब्जॉर्प्शन, तो आप उसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे। पी लिख दिया यानी कि प्लस कर देंगे। नोपू को ही मैंने उल्टा कर दिया, वो NOPU था, ये पोनू हो गया, PONU हो गया, यानी कि आपने इन्हीं दोनों नामों को याद रखिएगा। नोपू को कहां याद रखना है? जब अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन देख रहे हो कि अंडर एब्जॉर्प्शन हुई है या ओवर एब्जॉर्प्शन हुई है। पोनो को कब देखना है? जब इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड करने जा रहे होगे कि अंडर एब्जॉर्प्शन को ऐड करना है या लेस करना है। इसका मतलब अगर ओवर एब्जॉर्प्शन होगी तो तुम क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे, यानी कि ऐड कर दोगे अगर ओवर एब्जॉर्प्शन होगी। और इसका मतलब अगर अंडर एब्जॉर्प्शन होती है तो एन मतलब माइनस कर दोगे, नेगेटिव माइनस निकाल दोगे बाहर, यानी कि लेस कर दोगे अगर अंडर एब्जॉर्प्शन होती है तो। बस इतनी सी टर्म याद रखिएगा। वैसे मैं अभी क्वेश्चन कराते हुए आपको इसकी पूरी 100% लॉजिक दूंगा, बट मुझे पता है कि आज वो लॉजिक आप समझ जाओगे, बट पेपर वाले दिन आप इतना नहीं सोच रहे होगे। दैट इज, ये उस दिन आपको ये पोनू भाई काम आएंगे, और ये पोनू भाई को आप याद रखिएगा, ये आपके लाइफ सेवर होंगे। एक और जैसे नोपू भाई हैं वैसे ही पोनू भाई भी हैं, 2 भाई हैं, और एक बलीद भाई भी हैं। तो ये 3 लोग हैं जो आपको पेपर वाले दिन बचा सकते हैं। तो ये इन चीजों को जरा देखिएगा। हाँ, अच्छा, अब मैं अभी आगे जाके इसकी लॉजिक दे दूंगा, मैं आपको कॉन्सेप्चुअली मैं सारी बात समझा दूंगा, बट अभी अगर मैं कॉन्सेप्चुअली समझाने गया तो यहाँ न्यूमेरिकल्स नहीं है, ऊपर नंबर्स नहीं लिखे हुए आपकी स्क्रीन पे, सिर्फ एक्स 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 लिखा हुआ है, यानी कि अज्यूम कर लीजिए कुछ नंबर्स हैं, राइट। जब नंबर्स के साथ क्वेश्चन अभी करवाऊंगा तो उसके अंदर मैं मजीद डिटेल में जाके आपको समझाऊंगा कि क्या चक्कर है और ये ऐड या लेस क्यों हो रहा होता है। खैर, आगे बात करते हैं। वंस जब आप अपना एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे तो अब आप क्या करेंगे? अब आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, और जब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे तो वो कौन सी हेडिंग होगी मैं आपको बता देता हूं। अब आप यहां पे लिखेंगे लेस नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि पहले कौन सी हेडिंग आई थी? प्रोडक्शन कॉस्ट, और अब कौन सी हेडिंग आई है? नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। आपको खुद ही पता होगा नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कौन कौन सी हो सकती हैं। एडमिन, सेलिंग, मार्केटिंग, ये तमाम इस टाइप के जितने भी ओवरहेड्स होंगे सारे आपके नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड होंगे। सवाल के अंदर नॉर्मली सीधे सीधे आपको दिए हुए होंगे। अच्छा भाई, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि एग्जामिनर हमें क्या क्या दे सकता है। तो हमें एग्जामिनर दे सकता है सबसे पहले वेरिएबल, सेलिंग, ओवरहेड्स। सर आपने वेरिएबल प्रोडक्शन तो ऊपर लिखे थे, हाँ, क्योंकि वो प्रोडक्शन कॉस्ट थी। क्योंकि वो क्या थी? अच्छा, तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या थी? प्रोडक्शन कॉस्ट ये थी कि वो तो आपके ऊपर ही ऐड होनी थी, क्योंकि हेडिंग ही प्रोडक्शन कॉस्ट की थी। तो देयरफॉर जो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट थी, जो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट थी, वो तो गई प्रोडक्शन कॉस्ट के हेड के नीचे। लेकिन वेरिएबल और भी बहुत सारी कॉस्ट होती हैं, जैसे कि सेलिंग ओवरहेड्स, एक यूनिट जाता है और वहां पे जाके चला जाता है, बिक जाता है, तो उसके ऊपर कुछ खर्चा आता है। फिर बेचोगे फिर खर्चा आएगा, फिर बेचोगे बेचने का खर्चा आएगा, ये वो खर्चे हैं।
इन खर्चों का प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब जरा सुनिएगा बात को गौर से। ये तो आ गए आपके वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स। उसके बाद और कौन से हो सकते हैं? फिक्स्ड। मैं बताता हूं आपको, फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड्स, ये भी आपके नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। अच्छा भाई, फिर इसी तरीके से और क्या हो सकता है? वेरिएबल एडमिन ओवरहेड्स, इसी तरीके से आपके फिक्स्ड एडमिन ओवरहेड्स, इसी तरीके से मार्केटिंग ओवरहेड्स भी हो सकते हैं, और मैं जितना चाहूं मैं उतना लिख सकता हूं। सही है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल या फिक्स्ड मार्केटिंग या वॉट एवर मार्केटिंग। सही है, तो मार्केटिंग ओवरहेड्स में ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे चलो नहीं लिखते, लेकिन मार्केटिंग एक्सपेंडिचर यानी कि जिस चीज का प्रोडक्शन से ताल्लुक नहीं होगा, जो कि नॉन प्रोडक्शन का खर्चा होगा, यानी कि जो खर्चा प्रोडक्शन ना होने की वजह से आ रहा हो, तो उन खर्चे को नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहा जाता है, और उनको इस हेड के नीचे रिकॉर्ड किया जाएगा। आपके सवालों के अंदर एक मैक्सिमम मार्केटिंग वैसे नहीं देता, लेकिन मार्केटिंग ओवरहेड भी दे दे तो यहाँ लिख देना। हाँ, आपका मेरा क्या जाता है, वो भी एक ओवरहेड है, लेकिन नॉन प्रोडक्शन है। मार्केटिंग ओवरहेड, मार्केटिंग का खर्चा। मार्केटिंग का खर्चा मेरी प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक रखता होगा? नहीं। मार्केटिंग करो या नहीं करो, प्रोडक्शन बन जाएगी, हाँ, यूनिट प्रोड्यूस हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे सर, तो इसका मतलब उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो यहीं पे आप रिकॉर्ड करेंगे नॉन प्रोडक्शन के अंदर। हाँ, यहां से आपके पास ये टोटल आ जाएगा नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का। एंड वंस आप नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो फिर आपके पास एक फाइनल आंसर आ जाएगा। एंड इस फाइनल आंसर को हम क्या बोलते हैं? इस फाइनल आंसर को हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं हम इसको? नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने क्या चीज कैलकुलेट कर ली? नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर ली यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टेटमेंट। जब मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टेटमेंट बनाऊंगा, देन आई हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स, दीज थिंग्स। और ये आप एक दफा मेरे लेक्चर के बाद घर पे बैठ के खुद सोच के एक दफा बना लें, आपके दिमाग में बात वैसी बैठ जाएगी। एंड दिस इज सेम एज नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट। जैसे आप नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट बनाते थे, दिस इज सेम एज इट इज, सिर्फ अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन इसके अंदर एडलेस हो रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ऊपर कॉस्ट है और नीचे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, बस सिंपल सी बात है। दिस इज लाइक योर नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट। तो इसके अंदर आपको ज्यादा नहीं सोचना, आप एक दफा बैठेंगे, सॉरी आप एक दफा बैठेंगे और एक दफा बैठने के बाद ही आप ये सारी चीजें कर जाएंगे। आपको दोबारा से सोचने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई प्रॉब्लम की फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो अभी हम लोगों ने देखा था कौन सी स्टेटमेंट थी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टेटमेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने मेरे साथ साथ कॉपी भी कर ली होगी। ये जितनी बातें हैं, मैं इस वजह से थोड़ी सी बातें थोड़ी ज्यादा करता हूँ बात खत्म करने के बाद, कि आप जब तक कॉपी कर रहे हैं तो आप कॉपी करते हैं। तो वंस आप इसको अच्छे से बना लेते हैं, तो बस आप समझ लें कि हम लोगों ने अपना 50% काम कर दिया, क्योंकि वो दो प्रॉफिट स्टेटमेंट बनवाएगा आपसे, बोलेगा ये इंफॉर्मेशन है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू क्या प्रॉफिट आता, मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू क्या प्रॉफिट आता, दोनों के तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता देना। सही सही कर देते हैं। अच्छा, याद रखिएगा यहाँ पे बस जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई है, मैं इसको स्टार भी बना देता हूँ, क्योंकि बच्चा यहीं पे ही फंसेगा या उसको यहीं पे ही प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे मैं एक स्टार बना देता हूँ, बहुत गंदा सा। बट ये चीज आपने याद रखनी है, ये चीज आपने याद रखनी है कि क्या फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड जब भी यहां रिकॉर्ड किए जाएंगे, तो कैलकुलेट कर लेना एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितने हैं। और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कैलकुलेट करने में कोई मुश्किल आई, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, या इसको दूसरे लफ्जों में OAR मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहें वैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। डन, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल। अच्छा भाई, अब हम क्या बनाएंगे? प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाएंगे अंडर मार्जिनल बनाएंगे। अब ये किस तरीके से बनेगी? अगेन आपने कुछ भी नहीं करना, वही दो कॉलम्स बना लीजिएगा, राइट, और इस स्टेटमेंट को बनाना शुरू कर दीजिएगा, ज्यादा नहीं सोचेंगे। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे सेल्स को। नहीं बेटा, नहीं नहीं। अच्छा भाई, सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स को। ये सेल्स को रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है?
चलिए जी, ये एक बन गया हमारा थोड़ा तमीज का इनकम स्टेटमेंट जैसी शक्ल। सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे सेल्स को। भाई सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए सोचना ही नहीं है, जितनी सेल्स वहां थी उतनी ही सेल्स यहाँ पे भी हुई होंगी। तो सेल्स को रिकॉर्ड करने का तरीका, उसका क्या तरीका है मैं दोबारा से बता देता हूँ। सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस या सोल्ड। सेल्स कैसे पता लगेंगी, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से। जो यूनिट्स आपके बिके हैं उन्हीं को ही मल्टीप्लाई करोगे तो ही तुम्हें पता लगेगा तुम्हारी सेल्स कितनी हुई है। डन। सेल्स आपने रिकॉर्ड कर ली। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे एक हेडिंग लिखेंगे और वो हेडिंग क्या होगी, आप लिखेंगे लेस। अब ये चेंज हेडिंग है, यहाँ पे पीछे वाली हेडिंग क्या होती है, पहले सेल्स के नीचे हम लोग क्या किया करते थे, लेस किया करते थे प्रोडक्शन कॉस्ट। यहाँ पे हम क्या लेस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। अब याद रखिएगा पूरे सवाल में जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट हो, भले अब इधर आपने ये नहीं सोचना कि वो प्रोडक्शन है या नॉन प्रोडक्शन है, जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट हो, भले वो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड हो, भले वो वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड हो, भले वो वेरिएबल मार्केटिंग ओवरहेड हो, भले वो वेरिएबल एडमिन ओवरहेड हो, अगर तो वो वेरिएबल ओवरहेड है, सवाल में गिवन होगा वेरिएबल ओवरहेड, तो उन वेरिएबल ओवरहेड्स को आप यहाँ पे लाके लिख देंगे। यहाँ पे लाके आप क्या लिख देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। सिंपल सिंपल। तो सबसे पहले यहाँ पे हम वेरिएबल कॉस्ट की हेडिंग लिखेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, जो कि हर बच्चा हमेशा भूल जाता है। तो याद रखिएगा कि ये इनकम स्टेटमेंट है तो इन्वेंट्रीज रिकॉर्ड जरूर की जाएंगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री। अब ओपनिंग इन्वेंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाएगी, स्टेटमेंट किसकी बना रहे हो यार, मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट बना रहे हो, तो सबसे पहले याद रखिएगा मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मार्जिनल रेट मल्टीप्लाई बाय ओपनिंग इन्वेंट्री यूनिट्स। सर मार्जिनल रेट, हाँ मार्जिनल रेट क्या हो गया, वही मार्जिनल रेट है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। सिर्फ 3 टाइप की कॉस्ट ऐड करना और तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारा मार्जिनल रेट कैसा है, कितना है। सर एब्जॉर्प्शन रेट भी एक दफा बता देना, हम भूल गए। एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड प्लस फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। यहाँ पे 4 वहां पे 3। यही तो बात हुई थी हमारी लास्ट क्लास के अंदर। हाँ इसी तरीके से तो कैलकुलेट करते थे, तो मार्जिनल रेट भी आपको कैलकुलेट करने आता है। यानी कि अगर आपने एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया हुआ है तो उसमें से फिक्स कॉस्ट पर यूनिट अगर माइनस कर दो, हाँ अगर उसमें से ये वाली चीज वापस बाहर निकाल दो तो क्या आ जाएगा, वही मार्जिनल रेट आ जाएगा। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। अगर मार्जिनल रेट आपने पहले निकाला हुआ है तो उसके अंदर ऐड कर दीजिए फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को, तो एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा। कोई टेंशन नहीं है, कोई मसले की बात नहीं। हाँ तो ये बड़ी नॉर्मल सी बड़ी बेसिक सी बात करी है मैंने, सब समझाने की हद तक। सबसे पहले फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल। अब जितना वहां डायरेक्ट मटेरियल आया था उतना ही यहाँ पे भी रिकॉर्ड करोगे, जितना वहां लिखा था उतना ही यहीं पे भी रिकॉर्ड होगा, क्योंकि मटेरियल तो दोनों जगह मार्जिनल यूज करो या एब्जॉर्प्शन यूज करो, मटेरियल क्या कम ज्यादा लग जाएगा दोनों जगह पे, नहीं भाई मटेरियल तो बराबर लगेगा। यानी कि आप कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, वही सेम तरीका, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर आपने यहाँ पे तो खाली मटेरियल पर यूनिट लिख दिया था, तो भाई ये डायरेक्ट मटेरियल तो है, इसके बराबर में भी लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ मटेरियल लेंगे वहां डायरेक्ट मटेरियल लेंगे, ओ भाई नहीं, मटेरियल मटेरियल डायरेक्ट ही होता है, इनडायरेक्ट नहीं होता। हाँ इनडायरेक्ट हमारे यहाँ पे सेंसस के अंदर नहीं होता, वैसे इनडायरेक्ट मटेरियल भी मौजूद है दुनिया के अंदर। जो मैंने मैन्युफैक्चरिंग का तुम लोगों को वो दिया था, लेक्चर दिया था, उसमें दोनों टाइप के मटेरियल्स थे, डायरेक्ट भी था इनडायरेक्ट भी था। इनडायरेक्ट क्या था, नेल्स पॉलिश पेंट, वो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है जो हर एक प्रोडक्ट पे कैलकुलेटेबल मुश्किल होता है करना। खैर वो इतनी गहराई में क्यों जाए, तो डायरेक्ट मटेरियल लेंगे ना, वुड प्लास्टिक इस टाइप की चीजें जो होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। हाँ तो हमने क्या करा, यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लिया, तो ओपनिंग इन्वेंट्री भी आ गई भाई हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल भी आ गया। हाँ अच्छा भाई, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग और क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल लिखेंगे,
डायरेक्ट लेबर लग रही होगी तो डायरेक्ट लेबर को लिखेंगे, तो वो लिख लीजिए डायरेक्ट लेबर। तो ये कैसे लेंगे, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय जितना यूनिट्स बनाए, यानी कि एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तो आपको पता लग जाएगा आपकी लेबर का खर्चा कितना आया है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी आ जाएगा। इसी तरीके से फिर तीसरी कॉस्ट की कौन सी लेने को बोलता था, वैसे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये तो हम एक यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम ये खाली 3 कॉस्ट लेते हैं, तो ये किस तरीके से निकलेगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। दुनिया की किसी बुक के अंदर ऐसे फॉर्मूलाज आगे मेंशन नहीं होंगे। मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ पढ़ाने की हद तक नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको समझाने की हद तक पढ़ा रहा हूं, तो आप इतना डेप्थ के अंदर चले जाएं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कभी फंसो तो नोट्स खोल के देख लो, हाँ ये था ये था ये था, सही हो गया, डन, सही। अच्छा भाई, तो ये आ गया। अच्छा, अभी तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट स्टेटमेंट बना रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की, तो जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट होंगी सारी यहीं पे रिकॉर्ड कर दी जाएंगी, क्योंकि हेडिंग ही हमने क्या लिखी है, हेडिंग ही हमने क्या लिखी है, वेरिएबल कॉस्ट लिखी है, तो सारी वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी जाती है, तो वेरिएबल कॉस्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा भाई, अब इसके बाद और कौन सी वेरिएबल कॉस्ट होती है, वेरिएबल, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं अगर आप कंफ्यूज ना हो, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स। सर ये अगर डायरेक्टली ना दिया हुआ हो तो इसका कोई फॉर्मूला हो सकता है, खुद ही सोच लो, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स पर यूनिट, दिया हुआ होगा तो मैं सवाल में मल्टीप्लाई कर लेना, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, किससे मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से मल्टीप्लाई करोगे, बस ये बात याद रखना। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स, क्योंकि जब तुम कोई चीज सेल करते होगे तभी ये ओवरहेड आता होगा, तो मल्टीप्लाई भी किससे करोगे, प्रोड्यूस से नहीं बल्कि सोल्ड से, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। भाई सीधा सीधा सवाल में दिया हुआ होता है ये सब, ये इतनी डेप्थ पे जाने की जरूरत भी नहीं है, आपके लेवल के ऊपर इतनी डेप्थ पे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर जितना खुले दिमाग से पढ़ लोगे इस चीज को तो आगे A2 के अंदर सुकून से बैठे हुए होगे, हाँ यार सही, अब मजा आ रहा है, कॉस्टिंग समझ आ रही है, लेकिन अगर नहीं तो फिर नहीं। अच्छा भाई, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स आ गए, इसी तरीके से और क्या क्या हो सकते हैं, वेरिएबल, एक और लिख लेते हैं एहतियातन, वेरिएबल एडमिन, वो खुद ही बोलेगा मुंह से, सवाल में खुद ही बोलेगा, अभी जब सवाल करवाऊंगा ना तो बोलोगे लो भाई इतना बड़ा कोई फॉर्मेट बना और ये हो क्या रहा है, कुछ नहीं होगा। वेरिएबल एडमिन ओवरहेड्स, ये रिकॉर्ड कर लेंगे, सवाल में सीधे सीधे दिए हुए होंगे। उसके बाद फिर आखिरी चीज जो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, एंड दैट विल बी, अब जरा सुनिएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री। भाई ये क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे रिकॉर्ड करोगे, सर मार्जिनल रेट, मार्जिनल रेट हमें पता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, तीनों चीजें ऐड कर देंगे तो मार्जिनल रेट आ जाएगा, तो मार्जिनल रेट मल्टीप्लाई बाय नंबर या क्लोजिंग इन्वेंटरी यूनिट्स, क्लोजिंग इन्वेंटरी यूनिट्स, आंसर आ जाएगा। और फिर आप क्या करेंगे, इन सब का टोटल निकालेंगे और इन सब के टोटल को यहां से माइनस कर देंगे। और जब आप, पता है क्या है, जब आप सुनिएगा, जब आप टोटल सेल्स में से, अब जरा सुनिएगा, टोटल सेल्स में से जब आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कौन सी कॉस्ट माइनस कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल सेल्स में से, यानी कि जो आपने सामान टोटल बेचा था उसमें से अगर आप सारी वेरिएबल कॉस्ट बाहर निकालते हैं, सिर्फ जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है, भले वो प्रोडक्शन है भले नॉन प्रोडक्शन है, आई डोंट केयर, सारी आप उसको बाहर निकालते हैं, एंड वंस जब आप ये काम करेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा, एक आपके पास क्या आएगा, एक आंसर आएगा, और वो जो आंसर आपके पास आएगा इसको कहा जाता है कंट्रीब्यूशन। इसको क्या कहा जाता है, कंट्रीब्यूशन, इसको क्या कहा जाता है, कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, अगर हम इसको सोचें तो इसका तरीका क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट,
जो कि आगे जाके मैं बड़ा कंट्रीब्यूशन आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन है कुछ भी नहीं। आप अगर आज ही समझ जाए तो बस यही है, लगता हाथी घोड़ा है लेकिन कुछ भी नहीं है। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर। अच्छा भाई यहां तक हम लोगों ने ये बात की, यहां तक हम लोगों ने ये तमाम चीजें देखी। कंट्रीब्यूशन के बारे में अगर हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लें यहीं पे ही, तो शायद ये अच्छा वक्त होगा। सुनिएगा, ये जो कंट्रीब्यूशन होता है, सबसे पहला रूल इसका याद रखिएगा। कंट्रीब्यूशन का सबसे पहला रूल याद रखिएगा। क्या है सर वो? सुनिए जरा। कौन सा कलर? ओके, पर्पल। कंट्रीब्यूशन should always be positive। जिंदगी भर याद रखिएगा, जो ये आपका कंट्रीब्यूशन आ रहा है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों सर? इफ कंट्रीब्यूशन इज नेगेटिव, अगर कंट्रीब्यूशन क्या है? नेगेटिव है, शट डाउन द प्रोडक्शन, सिंपल एज दैट। वेन एवर, कभी भी आपकी जिंदगी में कंट्रीब्यूशन किसी भी प्रोडक्ट का नेगेटिव आ जाए, अगर कभी भी कंट्रीब्यूशन, अभी समझाता हूं कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ये बड़ी एक लाइन बताऊंगा और आपको समझ आ जाएगा। मैं सिर्फ अभी क्या बता रहा हूं, सिर्फ कुछ चीजें इसके लिए दिमाग में बैठाओ ताकि आप रेडी हो समझने के लिए कि ये है क्या। कंट्रीब्यूशन जिंदगी में कभी भी अगर नेगेटिव आ जाए, इसको पहली बात तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि मैंने पर्पल से शो कर दिया। कंट्रीब्यूशन शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। या दिस इज ओके, दिस इज वेरी गुड। कंट्रीब्यूशन शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव even if your company is making loss and the contribution is positive, it's okay, it's okay। अभी समझाता हूं क्या कह रहा हूं। if contribution is negative, shut down the production, बंद कर दीजिए प्रोडक्शन, घर चले जाइए, बंद कर दीजिए, मत करिएगा, मत करिएगा, नुकसान है। मतलब सर इस बात का मतलब यह है कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये जो प्रोडक्ट है, मैं बनाता हूं 5 रुपए की। कितने की बनाता हूं? 5 रुपए की बनाता हूं। कितने की बनाता हूं? 5 रुपए की। यानी कि जो ये प्रोडक्ट है, ये जब बनती है, जब ये तैयार होती है, जब ये पूरी प्रोडक्शन की शक्ल में मेरे पास सामने आ जाती है, तो ये मैं बनाता हूं $5। कितने की बनाता हूं? 5 की। यानी कि इसके ऊपर जितने भी वेरिएबल ओवरहेड्स आ रहे हैं, सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में बात कर रहा हूं, जितने भी वेरिएबल ओवरहेड्स आ रहे हैं वो $5 के आ रहे हैं, और मार्केट में मैं इसको बेचता हूं $4 की। तो इसका मतलब मेरे पास आंसर क्या आएगा? -1। कितना आंसर आ जाएगा? -1। अगर मैं फर्ज करिए मैं एक के बजाय दो प्रोडक्ट बना दूं, तो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट जब $5 आ रही थी, तो दो प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? सर दो प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाएगी $10। अगर एक प्रोडक्ट $4 का बेच रहा था, तो दो प्रोडक्ट कितने के बेचूंगा सर? $8। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? -2। और इसी तरीके से मैं जितना ज्यादा सामान बेचूंगा उतना ज्यादा लॉस करूंगा, जितना सामान ज्यादा बेचूंगा उतना ज्यादा नुकसान हो रहा होगा, क्योंकि चीज बना महंगी रहा हूं, बेच सस्ती रहा हूं। सिंपल सी लॉजिक है इसके पीछे, सिंपल सी लॉजिक है। चीज बन के तैयार हो रही है, कितने की तैयार हो रही है? 10 रुपए का खर्चा आ रहा है, दे दिला के उसके घर पे पहुंचा दिया, $10 का खर्चा आया टोटल। हाँ, उससे लिए कितने? $8 लिए। दूसरे के पास दोबारा गए और उसको सारा सामान वामान बना बना के दे दिला के उसके घर पे रखवा के $10 का सामान, $20 का सामान पड़ा। हाँ, लिए किससे, कितने मैंने उससे? लेट सपोज $15, यानी कि $5 का नुकसान हो गया। यानी कि याद रखिएगा, कंट्रीब्यूशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको बिजनेस को बंद कर देना चाहिए। अच्छा, मजे की बात, आपके पास जितने सवाल आएंगे उसमें किसी में कंट्रीब्यूशन नेगेटिव नहीं हो सकती, बट ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए, क्योंकि वो नीचे जाके पूछेगा आपसे, वो नीचे जाके जरूर आपसे पूछेगा, क्योंकि ऐसा कोई बिजनेस होगा नहीं जिसकी कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है फिर भी बना रहे हैं, फिर भी काम कर रहे हैं। अभी आगे जाके और भी बहुत सारी बातें, और भी बहुत सारी चीजें।
जो मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे और आपको समझाऊंगा कंट्रीब्यूशन क्या होता है। लेकिन कंट्रीब्यूशन क्या होता है उसको समझाने से पहले हम जो भी हम ये फॉर्मेट बना रहे थे, यानी कि जो हम प्रॉफिट स्टेटमेंट बना रहे थे अंडर मार्जिनल, इसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम लोगों ने ऊपर क्या हेडिंग लिखी थी, लेस वेरिएबल कॉस्ट। अब एक और हेडिंग आएगी कंट्रीब्यूशन आने के बाद, मैं थोड़ी सी अब जगह छोड़ के बनाऊंगा, यानी कि मैं अब यहां से स्टार्ट करूंगा लेस। अब हेडिंग लिखूंगा लेस फिक्स्ड कॉस्ट। अब मैं कौन सी कॉस्ट लेस करूंगा, फिक्स कॉस्ट। सवाल में जितनी भी फिक्स कॉस्ट होंगी सारी लेस कर देंगे। सवाल में जितनी भी फिक्स कॉस्ट होंगी सारी क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। कौन कौन सी हो सकती हैं, सबसे पहली तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, जिसपे तो सबसे बड़ा फड्डा ही होता था। सर कौन सा कौन सा कौन सा, भाई फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। ये चौथी कॉस्ट जो ये लिया करते थे अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट में, ये तो यहाँ नहीं मानते, ये तो बोलते हैं अलग से ट्रीट करो इसको, ये तो पीरियड कॉस्ट है, ये तो प्रोडक्शन कॉस्ट ही नहीं है। हाँ वो बोलते थे प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो कौन, एब्जॉर्प्शन। ये कौन, मार्जिनल। ये बोलते हैं नहीं पीरियड कॉस्ट है, वक्त की कॉस्ट है, टाइम गुजर रहा है, ये कॉस्ट आ रही है, टाइम रुक जाएगा ये कॉस्ट नहीं आएगी, प्रोडक्शन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात किया करते थे। अच्छा भाई, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या लिखेंगे, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। सर फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट कौन सी रिकॉर्ड करेंगे, एक बजटेड आती है, आपने पढ़ाई है, हमने नहीं पढ़ी, आपने पढ़ाई है। एक बजटेड होती है, एक एब्जॉर्ब्ड होती है, एक एक्चुअल होती है। एब्जॉर्ब तो आपने पीछे रिकॉर्ड करवा दी हमसे, तो यहां पे कौन सी रिकॉर्ड करेंगे, भाई एब्जॉर्ब्ड रिकॉर्ड हो गई तो दो ही रह गई, या तो बजटेड या तो एक्चुअल, दो में से एक आनी चाहिए यहाँ पे। या तो एक्चुअल ओवरहेड, एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड आनी चाहिए, उसकी कॉस्ट आनी चाहिए यहाँ पे, या फिर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट आनी चाहिए। यहाँ पे दो ही टाइप की कॉस्ट आ सकती हैं, क्योंकि हम लोगों ने टोटल तीन पढ़ी थी उस टाइम पे जब अंडर ओवरहेड कर रहे थे। एक एब्जॉर्प्शन कॉस्ट होती है, सॉरी एक एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स होते हैं, एक बजटेड ओवरहेड्स होते हैं, एक एक्चुअल ओवरहेड्स होते हैं। तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड तो आप पीछे रिकॉर्ड करवा चुके, तो अब क्या बजटेड ओवरहेड्स या एक्चुअल ओवरहेड्स यहाँ पे कौन से रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब जरा सुनिएगा बात को गौर से और समझने की भी कोशिश कीजिएगा, जो बात मैं आपसे करने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे रिकॉर्ड किए जाएंगे हमेशा, हमेशा एक्चुअल ओवरहेड्स। नाउ एक्चुअल ओवरहेड्स कैलकुलेट कैसे होते हैं सर, ये हमें आता है, क्योंकि आप अभी अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन 2 दिन पहले पढ़ के आए हैं, मतलब 2 क्लासें पहले पढ़ के आए हैं। यानी कि सर ये इस तरीके से कैलकुलेट होके आता है कि एक्चुअल, या चलें इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। और याद रखिएगा एक्चुअल ओवरहेड्स जो भी होते हैं वो सवाल के अंदर ऑलरेडी गिवन होंगे, मुंह से बोलेगा एग्जामिनर, याद रखिएगा। मैं दोबारा से बोल रहा हूं इस बात को, एग्जामिनर मुंह से बोलेगा कि एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं, एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं, एग्जामिनर खुद मुंह से बोलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है एग्जामिनर तो एग्जामिनर है, कभी कभी नहीं भी बोलेगा। तो अब अगर एग्जामिनर सवाल के अंदर एक्चुअल ओवरहेड्स नहीं देता और आपने देख लिया कि एक्चुअल ओवरहेड्स यानी कि एक्चुअल रेट मेरे पास मौजूद नहीं है सवाल में, फिर क्या करूंगा, तब क्या करना चाहिए। तो एक स्टेटमेंट बता रहा हूं, वो जरा मेरे साथ साथ लिख लीजिएगा, लिखिएगा। इसके बारे में ही बात हो रही है, राइट। तो इसके एफ से स्टार्ट करते हैं, राइट, और ऐसे बना लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि इसके बारे में बात हो रही है, यानी कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स के बारे में। इफ, जरा लिखिएगा साथ साथ, द एक्चुअल overheads are not given in the question and examiner is silent, so the budgeted overheads are treated as actual overheads.
1 करोड़ रुपए की बात है ये, जो मैंने ये बात यहां पे लिखी है, समझा दूंगा, लेकिन 1 करोड़ रुपए की बात है, बस ये बात याद रखिएगा। मैं इसको पहले हाईलाइट करता हूं और दोबारा पढ़ता हूं। इफ द एक्चुअल ओवरहेड्स आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, यानी कि मैंने क्या बोला कि जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट बना रहे होंगे, यानी कि मार्जिनल के थ्रू प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो आपको यहां पे कौन से ओवरहेड्स लिखने होंगे? एक्चुअल ओवरहेड्स लिखने होंगे। बट इफ द एक्चुअल ओवरहेड्स आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन एंड एग्जामिनर इज साइलेंट एंड दो एग्जामिनर इज साइलेंट, और एग्जामिनर ने खामोशी पकड़ी हुई है, एग्जामिनर आपके क्वेश्चन के अंदर और कुछ नहीं बोल रहा, इसका मतलब ये हो जाएगा द बजटेड ओवरहेड्स। ये बजटेड ओवरहेड्स कैसे निकलते थे सर, अभी बता देते हैं। आर ट्रीटेड एज एक्चुअल ओवरहेड्स, तो ये मान लिया जाएगा, कि जो बजटेड ओवरहेड्स थे, जो हमने बजट किए थे ओवरहेड्स, एक्चुअल में भी उतने ही आए हैं। इसका मतलब आप बजटेड ओवरहेड्स को एक्चुअल ओवरहेड्स ले लीजिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर एक्चुअल ओवरहेड सवाल में नहीं हो, जो कि आगे जाके मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन, जो एक्चुअल ओवरहेड सवाल में मौजूद ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप बजटेड ओवरहेड्स को ही एक्चुअल ओवरहेड मान लेंगे। तो आप बजटेड ओवरहेड्स को ही एक्चुअल ओवरहेड मान लेंगे। यानी कि इधर ऐसे ही लिख लेते हैं, इफ एग्जामिनर इज, या चलो इसको ऐसे नहीं, आप भूल जाएंगे फिर, इफ एक्चुअल ओवरहेड्स आर नॉट गिवन, अगर एक्चुअल ओवरहेड्स गिवन ना हो, तो आपने क्या करना होगा? आप यहां पे एक्चुअल ओवरहेड्स की जगह क्या ले लेंगे? बजटेड ओवरहेड्स ले लेंगे, या मान लेंगे कि एक्चुअल में भी वही खर्चा आया है जो हमने बजट किया था। इसका मतलब ये हो जाएगा, एग्जामिनर इस वजह से खामोश है। अच्छा, अब ये बजटेड ओवरहेड आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो बड़ा सिंपल सा तरीका है भाई, बजटेड, या चलो भाई आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ओ ए आर इनटू बजटेड एक्टिविटी लेवल। इससे आपको क्या पता लग जाता था? आपको बजटेड ओवरहेड्स पता लग जाएंगे। तो ये यहां पे आप रिकॉर्ड करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर सबसे पहली कॉस्ट जिसके ऊपर ध्यान देना है, अगेन स्टार बना दिया, पीछे भी स्टार बनाया और यहां पे भी स्टार बना दिया। ये जो स्टार बनाया है, ये स्टार दो जगह काम आएगा, एक ऊपर इधर काम आया था इसके, और एक ये स्टार इधर काम आ जाएगा, राइट। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन निकालनी होगी आपने, यहां पे ये दो चीजों के ऊपर फोकस करनी है। अच्छा भाई, सर व्हाट इफ अगर दोनों अवेलेबल हो? तो भाई दोनों अवेलेबल होंगे तो एक्चुअली लेने, एक्चुअल ही लेने हैं। हाँ, यहां पे क्या लेने? एक्चुअल ही लेने हैं। बट अगर एक्चुअल ना गिवन हो, ऊपर लिखा क्या है अंग्रेजी में? इफ एक्चुअल आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन ट्रीट बजटेड ओवरहेड एज एक्चुअल ओवरहेड। बट इफ एक्चुअल एंड बजटेड बोथ ओवरहेड्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, व्हाट विल यू टेक? कौन सा लेंगे? सर एक्चुअल ओवरहेड्स लेंगे। तो कौन सा लेंगे? एक्चुअल ओवरहेड। यहां पे मैंने क्या लिखा? इफ टर्म क्या इस्तेमाल करी है? इफ, अगर ना गिवन हो तो कौन सा रेट लोगे? यहां पे बजटेड ओवरहेड ले लोगे। बजटेड ओवरहेड क्यों ले लोगे? क्योंकि इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो तुमने ओवरहेड्स बजट किए थे, जो खर्चा तुमने सोचा था, एक्चुअल में भी वो ही खर्चा आ गया, एक्चुअल में भी वही खर्चा आ गया। तो सिंपल है, सिंपल तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सिंपल तरीके से आप इसको लिखेंगे। उसके बाद फिर अब बाकी चीजें तो नॉर्मल हो जाएंगी। फिर उसके बाद अगली चीज आप लिखेंगे फिक्स्ड सेलिंग या एडमिन, ऐसी साथ साथ लिख रहा हूं मैं, ओवरहेड्स। हाँ, ये आ जाएंगे आपके यहाँ पे, जो भी फिक्स्ड होंगे। ऊपर वेरिएबल आए, नीचे फिक्स्ड है, बड़ी सिंपल सी बनती है ये तो, और आसान होती है। आप माइनस कर देंगे इसको, जो भी आपके पास ये आ जाएंगे, हाँ, फिक्स्ड ओवरहेड्स, और आपके पास एक फिर फाइनल आंसर आ जाएगा। और इस फाइनल आंसर को क्या बोलेंगे? इस फाइनल आंसर को बोलते हैं नेट प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। यहां तक क्लियर है? अब बात कर रहा हूं ये कंट्रीब्यूशन किसे कहा जाता है। अभी तक हमें ये तो पता लग गया कंट्रीब्यूशन नेगेटिव हो तो कारोबार बंद कर दो, पॉजिटिव हो तो सही है, लॉस में भी जा रहा है तो टेंशन नहीं है। लेकिन 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 कंट्रीब्यूशन होती क्या चीज है? याद रखिएगा, कंट्रीब्यूशन का मतलब
मैं यहां लिख रहा हूं कंट्रीब्यूशन, आप भी साथ साथ लिखिएगा। चले भाई लिखना शुरू कीजिए। हाउ मच, साथ साथ भाई सब लोग साथ 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 जितनी जितनी चीजें मैं लिख रहा हूं वो आपने साथ साथ लिखनी है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउ मच मनी बिजनेस हैव इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है, अब जरा सुनिएगा, कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास कितना पैसा है जिसको वो कंट्रीब्यूट कर सके अपनी फिक्स कॉस्ट के अंदर, यानी कि दिस माइनस दिस इज इक्वल टू व्हाट? प्रॉफिट। हाँ, तो अब लेट सपोज मेरे पास कंट्रीब्यूशन आई थी 10K, हाँ, और मेरी फिक्स कॉस्ट भी आई 10K, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरी कंट्रीब्यूशन बराबर है मेरी फिक्स कॉस्ट के। इसका मतलब मेरा ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, जो कि आगे जाके पढ़ाऊंगा, जिसे हम ब्रेक इवन भी कहते हैं। आगे जाके पढ़ाऊंगा, आगे जाके पढ़ाऊंगा, अभी बात नहीं कर रहा, बट ब्रेक इवन आपको अगर कभी पढ़ा हो तो वो मैं आपको बहुत डिटेल में ये सारी चीजें बता रहा होता हूं। तो याद रखिएगा कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? हाउ मच मनी बिजनेस हैव, मेरे पास कितने पैसे थे? 10,000 थे। हाँ, इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट, हाँ, इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट, कहां ये 10,000 कंट्रीब्यूट कर रहा हूं? टुवर्ड्स फिक्स्ड कॉस्ट, टुवर्ड्स फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा भाई, हो सकता है मेरा कंट्रीब्यूशन जो है, मेरा कंट्रीब्यूशन जो है वो हो सकता था कि भाई 20K का हो, हाँ, और फिक्स कॉस्ट जो है मेरी वो 10K की हो, तो इसका मतलब 10K का क्या हो जाता? प्रॉफिट हो जाता। तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, वो एक डिफरेंट स्टोरी है, वो तो मैं एग्जांपल पे एग्जांपल दे सकता हूं। बट कहने का मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन है क्या? सबसे पहले याद रखिएगा। तो अब दिमाग में लाओ, कॉपी में लिखते रहो, कंट्रीब्यूशन है क्या? कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है, या कंट्रीब्यूशन इसको कहा जाता है कि हाउ मच मनी अ बिजनेस हैव इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट इट टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट, यानी कि कितना पैसा है मेरे पास जो मैं अपनी फिक्स कॉस्ट के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। फिक्स कॉस्ट क्या? खर्चा, सारे खर्चे मेरे फिक्स खर्चे, हाँ, उसके अंदर मैं कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी? कंट्रीब्यूशन should always be positive, कंट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए? हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। और इफ कंट्रीब्यूशन इज नेगेटिव, इफ कंट्रीब्यूशन इज नेगेटिव, शट डाउन द प्रोडक्ट। इसका मतलब अगर मैं कंट्रीब्यूशन नेगेटिव पे जाता रहूं, यानी कि पहले 10K था, सॉरी, पहले 10K था कंट्रीब्यूशन, और फिक्स कॉस्ट जो है वो भी 10K थी, हाँ, तो प्रॉफिट कितना था? नील था। बट अगर कंट्रीब्यूशन नेगेटिव हो जाती है, कंट्रीब्यूशन नेगेटिव होके 10K के बजाय ये भी 10K था, सॉरी मैंने एक चीज गलत कर दी, मैं दोबारा से एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा कंट्रीब्यूशन नेगेटिव 10K था और मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो भी नेगेटिव 10K थी, तो मुझे लॉस कितने का हो रहा था? सर 20K का लॉस हो रहा होगा आपको। अगर मैं आपसे बोलूं मेरी कंट्रीब्यूशन मजीद नेगेटिव में चली जाती है, यानी कि 10K के बजाय 30K पे चली जाती है, कंट्रीब्यूशन और नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन नेगेटिव हो रही है तो इसका मतलब आपने कारोबार बंद करना है। तो इसका मतलब अब मैं कितने लॉस पे चला गया? सर आप 40K के लॉस पे चले जाएंगे। किस पे चले जाएंगे? 40K के लॉस पे चले जाएंगे। किस पे चले जाएंगे? 40K के लॉस पे चले जाएंगे। इसका मतलब यह है कि कंट्रीब्यूशन कभी भी नेगेटिव हो तो आपने उसको हमेशा कारोबार को या उस प्रोडक्शन को बंद कर देना है जिस प्रोडक्शन या जिस प्रोडक्ट की कंट्रीब्यूशन नेगेटिव आ रही है। नाउ how is contribution calculated? It is very simple. Contribution is calculated as sales minus variable cost. ये सब पढ़ाऊंगा आगे जाके, ब्रेक इवन में सब पढ़ाऊंगा ये बातें, लेकिन आज ही क्लियर कर लो ताकि उस दिन जाके मैं और खतरनाक बातें करूं तुम लोगों से, हाँ, उस दिन जाके और खतरनाक बातें करूं। सो हाउ कंट्रीब्यूशन इज कैलकुलेटेड? कंट्रीब्यूशन इज कैलकुलेटेड एज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यू विल गेट द आंसर। इट मींस कि ये बड़ी सिंपल सी बात है, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अच्छा भाई एक सेकंड। हेलो। हम्म। हाँ मेरी क्लास चल रही है ना इस टाइम। अच्छा भाई, तो हाउ कंट्रीब्यूशन इज कैलकुलेटेड? सर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ऑल द वेरिएबल कॉस्ट, यू विल गेट कंट्रीब्यूशन। ओके फाइन।
contribution should be positive or negative? Sir, it should always be positive. If contribution is negative, shut down the production. रोक दीजिए production. Okay. Now, okay, it is okay. Now, what is contribution? Contribution असल में है क्या? Sir, contribution is contribution means how much money business have in order to contribute towards its fixed cost. इसका मतलब यह है कि मेरे पास कितना पैसा है या कंपनी के पास कितना पैसा है जो वो कंट्रीब्यूट करेगी अपनी फिक्स कॉस्ट के अंदर. अच्छा, कल को मेरी कंट्रीब्यूशन होती है 100 के और मेरा फिक्स कॉस्ट है 80 के, वो हमेशा 80 के ही रहेगा. फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगी, वो 80 के ही रहेगी. तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कितना आ गया? 20 के का. यानी कि मैंने इस 80 के इस 100 के में से कितना कंट्रीब्यूट कर दिया फिक्स कॉस्ट के अंदर? सर 100 के था, उस 100 के में से आपने 80 के कंट्रीब्यूट कर दिया फिक्स कॉस्ट के अंदर, यानी कि आपने उससे फिक्स कॉस्ट पे ऑफ कर दी. इसका मतलब जो अब रिमेनिंग बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा. तो प्रॉफिट कितना है? 20 के है. यानी कि इस 100 के में से 80 के कहां चला गया बेचारा? इसके अंदर मैंने कंट्रीब्यूट कर दिया और फिर उसके बाद रिमेनिंग मुझे ये बचा. तो आई होप कि इतनी डिटेल्ड डिस्कशन के बाद, इतना डेप्थ एनालिसिस के बाद आपको ये दो स्टेटमेंट्स बड़ी क्लियर होनी चाहिए. इसके अंदर आपने इंपॉर्टेंट क्या देखना है? कंट्रीब्यूशन के बारे में मैंने ऐसी बात कर दी, आज मैंने ऐसी बात कर दी, मूड हो रहा था मैंने बात कर दी. लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं आज ही बात करूं सारी कंट्रीब्यूशन के ऊपर. कंट्रीब्यूशन एक डिफरेंट चीज है, बट यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आपने मार्जिनल स्टेटमेंट बनानी तो कंट्रीब्यूशन आएगी. अब पीछे ग्रॉस प्रॉफिट था, आपको ऑलरेडी पता था, मैंने कोई डिस्कशन नहीं करी उसके ऊपर इतनी लंबी, आप ऑलरेडी जानते थे क्या है. उसके ऊपर मैंने किसके ऊपर बात करी? अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन और पोनू को याद दिलाया था. अच्छा, अब याद रखिएगा ये अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टेटमेंट के अंदर ही आती है. मार्जिनल में इनको नहीं घुसाना शुरू कर देना. मार्जिनल के अंदर आप कौन से ओवरहेड्स लिखेंगे? खाली एक ही फिक्स ओवरहेड लिखेंगे, और वो कौन से फिक्स्ड ओवरहेड होंगे? वो आपके एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे. और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स अगर सवाल में ना गिवन हो तो फिर आप कौन से यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे? बजटेड. क्यों सर बजटेड? क्योंकि अगर एक्चुअल नहीं गिवन तो इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि बजटेड ओवरहेड्स जो हैं वही एक्चुअल के बराबर हैं. इसका मतलब आप दोनों में से कोई भी ले लें, वो दोनों बराबर. तो यहाँ पे मैंने ऐसी आपको समझाने के लिए ये बात लिख दी. अभी तक मेरे ख्याल से हम ये सारी बातें क्लियर कर चुके होंगे. आप 2 मिनट का ब्रेक लीजिए या 3 मिनट का ब्रेक लीजिए, और 2-3 मिनट के ब्रेक लेने के बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे और हम एक क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन हमारा आंखें खोलेगा, दिमाग खोलेगा. इन मीन वाइल अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो बात करते हैं. नहीं कुछ 10 मिनट नहीं, 5 मिनट मैक्सिमम ब्रेक है. और ब्रेक के अंदर आपने कहीं जाना नहीं है, बैठ के अपने दिमाग को रिलैक्स करना है सिर्फ. और यहाँ पे स्क्रीन को देखते रहना है कि भाई ये क्या गेम हो रही है, क्या गेम नहीं हो रही. पानी पिए बैठ के, हाँ, किसी को आवाज दें, सेठ हैं आप लोग, उन्हें अब्बू अम्मी पानी लेके आओ. हाँ, तो आप ऐसे करें और आप स्क्रीन देखें आप लोग. स्क्रीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो बस 5 मिनट का ब्रेक है. अभी मेरे ख्याल से ये हो रहे हैं 39. तो बस 5 मिनट बाद आप स्टार्ट करेंगे.
चले जी। इन क्लासेस की इंपॉर्टेंस को समझिएगा, क्योंकि आपको बार बार हर क्लास का लिंक नहीं दिया जाएगा, बस ये बात याद रखिए, एक दो बार दे दिया जाएगा, बट बार बार होगा तो फिर वो जाहिर सी बात है फिर नहीं मिलेगा। तो इस वजह से हर क्लास को बड़े प्रॉपरली लिया करो, ताकि ध्यान से सुनो, क्योंकि एग्जाम्स करीब है, इतना कोरोना, इतना छुट्टियां, इतना सब कुछ, तो हमें तो करनी है चीज़ और अच्छे तरीके से करनी है। हाँ, मैं शायद 1 घंटे के अंदर सब पढ़ा के जा सकता हूँ, मेरा टाइम वही है, हाँ 4 घंटे, बट मैं आपको पता नहीं 10-12 घंटे थे, सही? तो आप समझिए इस बात को और थोड़ा सा इसको सीखा करें चीज़ों को। तो अभी तक हम लोगों ने ये तमाम बातें करी, हम लोगों ने ये तमाम चीज़ें करी, और इसके बाद फिर अब हम बात करने वाले हैं, ये इसको मैं हाईलाइट कर दूं अगर आपको कन्फ्यूजन है, ये इस तरीके से है और ये सेम बात ही है। तो इस तरीके से आपने ये बात को दिमाग में बिठा लेना। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं। मैं एक क्वेश्चन मेरी नज़रों से गुजरा और मैंने देखा ये एक अच्छा क्वेश्चन जिसके अंदर बड़ी काम की बातें कर रहा है। एग्जामिनर की सुनते हैं, एग्जामिनर क्या बातें करता है हमसे, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि एग्जामिनर हमसे क्या क्या बनवाता है। सबसे पहले ये जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये है हमारा नवंबर 2005 पेपर 2 क्वेश्चन 3। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज नवंबर 2005। कौन सा है? पेपर 2 क्वेश्चन 3 है। जाहिर सी बात है, क्वेश्चन 3 ही आता था पहले। अब 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 फाइनेंशियल और 1 कॉस्टिंग का आता है। अच्छा चल, कॉस्टिंग का क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोलता है। आपकी बुक के अंदर ये पेज नंबर 63 पे है। हाँ, तो आप अपनी बुक निकाल लीजिए और पेज नंबर 63 क्वेश्चन नंबर 30 है आपकी बुक्स के अंदर, तो आप साथ साथ बुक्स निकाल लें सब लोग और क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोलता है क्वेश्चन के अंदर, कोई गैरी है, हाँ, हैट्रिक लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स वीडियो कैमरास बनाते हैं और वीडियो कैमरास बेचते हैं, ठीक है। बोलता है द यूनिट सेलिंग प्राइस एंड प्रोडक्शन कॉस्ट आर एज फॉलोज। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक यूनिट की, दो यूनिट, हाँ, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस और एक यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट, दोनों गिवन है आपको नीचे सवाल के अंदर। देखते हैं क्या है। सेलिंग प्राइस बोलता है कि हर एक यूनिट जो ये बेचता था वो कितने का बेचता था, $800 का बेचता था, यानी कि $800 का क्या था आपका सेलिंग प्राइस था इस वीडियो कैमरे का। आगे बोलता है डायरेक्ट मटेरियल जो लगता था वो $100 का लगता था, डायरेक्ट लेबर जो लगती थी वो 90 की लगती थी, वेरिएबल ओवरहेड्स जो लगते थे वो 50 के लगते थे, और फिक्स्ड ओवरहेड जो लगते थे वो 160 के लगते थे। सारी बातें छोड़ दीजिए, क्या आपको ये डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट दिया हुआ है? यस। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट? यस। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट? यस। फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट? यस। अगर मैं फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट का दूसरा नाम जानूं तो इसका दूसरा नाम क्या है? सर, इसका दूसरा नाम OAR है। तो OAR इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात हुई थी, हाँ, अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात हुई थी कि जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं, कहाँ पे बात हुई थी? ओके, यहाँ पे। तो ये पर यूनिट अगर आपको दिया हुआ हो तो इसका मतलब क्या है, ये देखिए, अगर आपको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है तो इसका मतलब क्या है, ये क्या होता था, OAR ही होता था। तो आपको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट यानी कि OAR इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, आपको पहले से सवाल के अंदर ये गिवन है, हाँ, ये पहले से गिवन है। तो बस इन टर्म्स को समझा करो और सवाल बहुत आसान हो जाएगा। मेरे अल्फाजों को अपने दिमाग में बिठा लो और चीजें बहुत आसान होना शुरू हो जाएंगी, इतनी आसान कि तुम्हें लगेगा यार मैं सोते जागते भी ये कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। अच्छा, अब जरा बात को गौर से सुनिएगा, आगे क्या बोलता है एग्जामिनर सवाल के अंदर। अगर एग्जामिनर की बात ना भी सुने, मैं आपसे अगर कुछ क्वेश्चन खुद करूं, मैं आपसे बोलूं कि मुझे एब्जॉर्प्शन रेट बताइए पर यूनिट कितना है। एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट कितना है, एक यूनिट का एब्जॉर्प्शन रेट कितना है? सर, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स प्लस फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो आपको पता लग जाएगा सर रेट कितना है। तो भाई सर, डायरेक्ट मटेरियल है 100 का, प्लस सर डायरेक्ट लेबर है $90 की, और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड हमें नजर आ रहे हैं $50 के, और हमें फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड नजर आ रहा है पर यूनिट कितना है, 160 का। तो इन सबको टोटल करके बताओ ना मेरी जान, कितना आ रहा है? 400। इसका मतलब दिस 400 शुड बी यूज व्हाइल वैल्यूइंग इन्वेंट्री, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो भी होगी,
हाँ, उसको जब हम वैल्यू कर रहे होंगे तो हम इस कॉस्ट को कंसिडर करेंगे, इस कॉस्ट को दिमाग में रखेंगे, इसी को ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यही कॉस्ट है मेरे पास। हाँ, यही कॉस्ट है, यही मेरा एब्जॉर्प्शन रेट। अगर मैं आपसे बोलूं भाई मुझे ये भी तो बताओ मार्जिनल रेट कैसे कैलकुलेट होगा। मार्जिनल रेट या मार्जिनल रेट का मतलब ही पर यूनिट होता है, मैं ऐसे समझाने के लिए पर यूनिट लिख रहा हूं आपको। सर बड़ा इजी है, सब कुछ ले लीजिए, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को हटा के डायरेक्ट मटेरियल ले लीजिए सर, डायरेक्ट लेबर ले लीजिए, और इसके बाद फिर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स ले लीजिए, तो आपको मार्जिनल ओवरहेड्स पता लग जाएंगे। यानी कि सर इसका मतलब ये हो गया, आप $100 ले लीजिए, $90 ले लीजिए, $50 ले लीजिए, तो आपको मार्जिनल रेट पता लग जाएगा। तो बताइए ना कितना आ रहा है, 210 डॉलर, 210। ये मेरा क्या आ गया, मार्जिनल रेट आ गया। ये मेरा मार्जिनल रेट आ गया, मैंने ये भी कैलकुलेट कर लिया। तो 240, ओके, $240, 240, ओके। तो ये मैंने मार्जिनल रेट भी कैलकुलेट कर लिया, एब्जॉर्प्शन रेट भी कैलकुलेट कर लिया। ये मुझे ऑलरेडी आते हैं, ये सारे मैंने पार्ट्स में आपको पीछे तोड़ के ब्रेक कर करके सिखाए। हाँ, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं सवाल को। तो आगे क्या देखते हैं, बोलता है द फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स अज्यूम अ मंथली प्रोडक्शन ऑफ 200 यूनिट्स, यानी कि इन्होंने कितना अज्यूम किया हुआ था, 2000 यूनिट्स। यानी कि ये कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि क्या मैं आपको बोल सकता हूं कि ये आपके बजटेड यूनिट्स है। हाँ सर बोल सकते हैं, क्या मैं इसको बोल सकता हूं ये मेरा बजटेड एक्टिविटी लेवल है। हाँ सर, इसको बजटेड एक्टिविटी लेवल भी बोल सकते हैं, बजटेड यूनिट भी बोल सकते हैं, अज्यूम यूनिट भी बोल सकते हैं, एस्टिमेटेड यूनिट भी बोल सकते हैं, फोरकास्टेड यूनिट भी बोल सकते हैं, और पता नहीं क्या क्या बोल सकते हैं, मर्जी है आपकी। हाँ, तो ये आपके पास है कि द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड अज्यूम अ मंथली प्रोडक्शन ऑफ 2000 यूनिट, यानी कि ये जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स इन्होंने निकाले थे, इन्होंने ये अज्यूम किया था कि ये कितने यूनिट्स बनाएंगे, 2000 यूनिट्स बनाएंगे, उसके ऊपर ये इन्होंने सारा अपना हिसाब किताब बनाया हुआ था। अब बोलता है द फॉलोइंग, अब जरा सुनिएगा, अब बोलता है द फॉलोइंग मंथली कॉस्ट आर आल्सो इनकर्ड, और फिर और भी कुछ मंथली कॉस्ट आ रही है। बोलता है फिक्स्ड एडमिन ओवरहेड्स 80,000 रुपए के, वेरिएबल सेल्स ओवरहेड्स 10% ऑफ सेल्स वैल्यू, जो भी सेल्स की वैल्यू होगी उसका 10% लगा दीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। फिक्स्ड सेल्स ओवरहेड्स, तो आपको फिक्स सेल्स ओवरहेड दिए हुए 2,10,000 रुपए के, तो ये बड़ी नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर कोई ऐसी टेंशन नहीं होने वाली। अगर हम वैसे ही चाहें तो अभी हम आगे जाके देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, बट अभी तक हमें इतनी बातें समझ आती। आगे बोलता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर 2005 अ टोटल ऑफ 2400 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड। क्या मैं बोल सकता हूं कि एक्चुअल यूनिट्स जो प्रोड्यूस हुए हैं, जो एक्चुअल यूनिट्स बने हैं, अगर मैं इसको बोलूं ये क्या है, ये एक्चुअल यूनिट है, असल में इतने बने, एक्चुअल यूनिट्स ये रहे। क्या मैं इसको एक्चुअल एक्टिविटी लेवल भी बोल सकता हूं, हाँ सर बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। वर प्रोड्यूस्ड ऑफ विच 1800 यूनिट्स वर सोल्ड, और इसमें से बिके कितने, 1800 यूनिट्स बिक गए। अच्छा, अगर मैं यहीं पे रुक जाऊं और आपसे पूछूं क्लोजिंग में कितने यूनिट्स पड़े हुए होंगे, तो बता सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्लोजिंग में कितने यूनिट्स पड़े हुए होंगे, तो बता सकते हो कि कितने यूनिट्स होने चाहिए। ओपनिंग इन्वेंटरी तो है नहीं, ओपनिंग इन्वेंटरी तो सवाल में कहीं पे मुझे गिवन ही नहीं है, तो कितने यूनिट्स होने चाहिए आप बताइए ना। आप सोचिए 2400 यूनिट बनाए जिसमें से 1800 बेच दिए, तो क्लोजिंग इन्वेंटरी के यूनिट्स कितने होने चाहिए। सर क्लोजिंग इन्वेंटरी के यूनिट्स होने चाहिए 600, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। कैसे कैलकुलेट किया, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। क्लोजिंग इन्वेंटरी यूनिट्स इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंटरी units plus units produced less units sold। तो आपको पता लग जाएगा क्लोजिंग इन्वेंटरी के यूनिट कितने हैं। तो ओपनिंग इन्वेंटरी वाज निल, हाँ, ओपनिंग इन्वेंटरी वाज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड वर 2400, less units sold were 1800 units, so the value of closing inventory unit is 600 यूनिट्स, यानी कि 600 यूनिट्स।
और अगर इस 600 यूनिट को मल्टीप्लाई करूं मार्जिनल रेट से तो मार्जिनल की क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। इस 600 यूनिट को मल्टीप्लाई करूं एब्जॉर्प्शन रेट से तो एब्जॉर्प्शन रेट की क्लोजिंग, वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टेटमेंट की, एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट स्टेटमेंट की क्लोजिंग इन्वेंट्री पता लग जाएगी। दीज थिंग्स आर वेरी इजी एंड वेरी अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको सारा कॉन्सेप्ट शुरू से समझ आता जा रहा है तो दीज आर वेरी अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, राइट। अच्छा भाई, फिर उसके बाद उसने आगे बोल दिया, खुद ही बोल दिया, वैसे मुझे नजर भी नहीं आ रही थी, देयर वर नो स्टॉक ऑन हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ सितंबर। बोल रहा है ओपनिंग कोई स्टॉक नहीं था, ओपनिंग स्टॉक वाज निल। एंड ऑब्वियस था, मुझे नजर भी नहीं आ रहा था क्योंकि ये यहीं पे बता देता, मैंने इसने नहीं बताया इसका मतलब बात खत्म। हाँ, अच्छा भाई, अब क्या बोलता है आपसे, इतनी सी इंफॉर्मेशन देता है और बात करता है रिक्वायर्ड प्रिपेयर प्रॉफिट स्टेटमेंट फॉर सितंबर 2005 यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। यानी कि वो आपसे ये बोल रहा है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू आप क्या कीजिए, प्रॉफिट स्टेटमेंट बना लीजिए। प्रॉफिट स्टेटमेंट मतलब वही इनकम स्टेटमेंट बना लीजिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई ये किस तरीके से सारी चीजें बनेंगी और किस तरीके से सारी चीजें हमारे सामने आएंगी। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं प्रॉफिट स्टेटमेंट। प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर, या चलो ब्रैकेट ना भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाते हैं और देखते हैं आपका दिमाग अभी कितना चलता है। हाँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, वंस बना ली तो हर चीज समझ आ जाएगी। यहीं पे ही समझाऊंगा अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन एडलेस क्यों हो रहा होता है, राइट। अच्छा भाई, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे, बिस्मिल्लाह करेंगे, चीज को लिखना शुरू करेंगे और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बिजनेस को यहीं से ही। और ये हमारी प्रॉफिट स्टेटमेंट नजर आना शुरू हो जाएगी। ओके, सो लिखते हैं सबसे पहले सेल्स। भाई सेल्स कैसे शो करेंगे सर, बड़ी सिंपल सी बात है। सेलिंग प्राइस आपको पता है $800 है और आपने जो नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे हैं वो बेचे हैं 1800। हाँ, इतने ही बेचे। अब जल्दी जल्दी से कैलकुलेटर उठाएं और आप लोग मुझे आंसर्स बताते जाएं और मैं रिकॉर्ड करता जाऊंगा। मैंने इसको एक लाइन ऊपर लिख दिया, मैं नीचे लिख देता हूँ। तो मुश्किल कुछ नहीं था सेल्स को कैलकुलेट करना। सेल्स कैलकुलेट कैसे होगी, सेलिंग प्राइस दैट इज $800 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड एंड दोज यूनिट्स वर 1800 यूनिट्स, सो द आंसर विल बी, बताइए कितना आ रहा है, 1440000। ओके, तो हम यहां लिख लेते हैं 1440000। तो ये मेरी सेल्स मुझे पता लग गई है। अच्छा भाई, अब हम क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हेडिंग क्या लिखेंगे, लेस प्रोडक्शन कॉस्ट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर सबसे पहले क्या लिखते हैं सर, आपने बताया था ओपनिंग इन्वेंट्री, सवाल में मौजूद नहीं है लेकिन आप लिखा करें, आदत डाल लें, ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग, क्योंकि जब सवाल में गिवन होगी तो आप भूल जाएंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री फिर बच्चा लिख लेता है, ओपनिंग फिर भूल जाता है बार बार। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज निल, ऐसे डैश डाल दो, एग्जामिनर मार्क थोड़ी काटेगा। हाँ, एग्जामिनर तो बोलेगा सही है, अच्छी बात है, बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर था कि क्लोजिंग ओपनिंग इन्वेंट्री आती है। अच्छा, अब हम लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। भाई ये डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकलेगा सर, हमें ये पता है कि मटेरियल जो है वो पर यूनिट कितना है, $800, और हमने कितने यूनिट्स बनाए हैं, 2400 यूनिट बनाए हैं। तो इसका मतलब 100 को 2400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे जो मटेरियल पर यूनिट है दैट इज $100 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, क्योंकि यहाँ पे जितने प्रोड्यूस होंगे उतना ही मटेरियल लगा होगा, सोल्ड से मटेरियल का ताल्लुक नहीं होगा, जितने बनाए होंगे उतने ही का मटेरियल लगा होगा ना। हाँ, 1 यूनिट बनाता तो 1 यूनिट का मटेरियल लगता। हाँ, 2400 यूनिट बनाए, हाँ वो बच गए, वो बच गए, वो क्लोजिंग इन्वेंट्री में आ जाएंगे। बट मटेरियल तो पूरे 2400 यूनिट के ऊपर लगा, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2400 से। तो आंसर बताइए कितना आ जाएगा, 2,40,000। रिकॉर्ड कर दिया, मेरे ख्याल से सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, अभी तक कोई टेंशन नहीं हो रही। उसके बाद क्या लिखेंगे सर, डायरेक्ट लेबर लिखेंगे, तो लिख दीजिए डायरेक्ट लेबर। हाँ, अच्छा भाई सर, डायरेक्ट लेबर जो थी वो हर एक यूनिट पे, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट जो थी वो $90 थी, यानी कि एक यूनिट बनाने का $90 लेती थी और उसने यूनिट्स बनाए हैं 2400। तो कितना पैसा लिया होगा टोटल में, जरा कैलकुलेट कर लीजिए, 2,16,000 रुपए। तो लिख देते हैं 2,16,000 रुपए, राइट। उसके बाद फिर हम लिखते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन
ओवरहेड्स। भाई कैसे कैलकुलेट होगा सर? एक यूनिट जो आपका वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड का था वो कितने का था? 50 का था, ठीक है। तो यहाँ पे सर आप ले लीजिए $50 पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट बनता था तो वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा कितना आता था? 261 है। देख लें, कैलकुलेट कर लीजिए, मैं लिख दूंगा दोबारा से। ओके, सो जरा देखिएगा कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 2400 से। चलें जी, बताइए कितना आ रहा है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड का आंसर? 1,20,000। ओके, तो 1,20,000 रुपए लिख देते हैं। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी आ गए। अब हम लोग क्या लिखेंगे? अब हम यहां पे लिखते हैं फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। और ये बात हम जानते हैं कि जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो यहां पे जो ओवरहेड्स लिए जाते हैं वो कौन से लिए जाते हैं? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। कौन से ओवरहेड्स लेते थे? याद कीजिए, कौन से ओवरहेड्स लेते थे? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स लिया करते थे, राइट? याद आया ना? कौन से ओवरहेड्स लेते थे? नंबर 4, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स लिया करते थे। कौन से ओवरहेड्स? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। अच्छा भाई, सर सही है, समझ गए। तो अब लिखते हैं यहाँ पे कैसे निकलेंगे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड? ओ ए आर। कैसे निकलेगा ओ ए आर? गिवन है सवाल में, कुछ नहीं लिखना। सवाल में अगर आप ओ ए आर देखिए तो कितना गिवन है? दैट इज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट या फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट, वो कितनी है? 160 की है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं $160। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड में किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से या बजटेड एक्टिविटी लेवल से? बताइए, आप बताएंगे। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कैलकुलेट करते हुए ओएआर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से या बजटेड एक्टिविटी लेवल से? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से एक्चुअल से, बिल्कुल सही फरमाया। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस एंड दोज वर 2400। इन इजी, आपको कभी भी प्रॉब्लम हो तो याद रखिएगा सब 2400 2400 2400 और ये भी 2400 के ऊपर ही बेसिस के ऊपर लिया जाएगा, तो आपका आंसर फौरन से आना शुरू हो जाएगा, राइट? अच्छा भाई, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल ऊपर भी लिए थे, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल नीचे भी ले रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। चलें जी, मुझे ये बताइए आंसर कितना आ रहा है पहले तो? 384,000, राइट? उसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। कैसे? सर, एब्जॉर्प्शन रेट को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट से। सो व्हाट वाज एब्जॉर्प्शन रेट इन द क्वेश्चन? हम लोगों ने कैलकुलेट करना था, वो हम लोगों ने कैलकुलेट करा था। एब्जॉर्प्शन रेट वाज, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो 240 है। एब्जॉर्प्शन रेट वाज 400। एब्जॉर्प्शन रेट कितना था? 400 था। और क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स कितने हैं? बताइए, क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स कितने हैं? कितने थे क्लोजिंग इन्वेंटरी के यूनिट्स? कितने थे, याद है? आप लोगों ने खुद ही कैलकुलेट करके मुझे बताया था 600। तो यानी कि आप क्या कर दीजिए, 400। ओके, एब्जॉर्प्शन रेट इज 400 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी यूनिट एंड दोज वर 600 यूनिट्स। तो आंसर बताइए कितना आ रहा है? 2,40,000। तो ये 2,40,000 आपका क्या आ गया? क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया। वंस आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया तो आपने क्या करना है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए प्रोडक्शन कॉस्ट का टोटल निकाल लीजिए। इन सबका टोटल कितना आ रहा है? 2,40,000 प्लस 216 प्लस 120 प्लस 384 माइनस 240। तो इन सबको एडलेस कर लीजिए और मुझे बताइए आंसर कितना आ रहा है? अब सही सही कैलकुलेट करना, गलती नहीं करना प्लीज। हाँ हाँ भाई, कितना आ रहा है जवानों? बहुत हल्का कैलकुलेटर चला रहे हो, पेपर वाले दिन क्या करोगे? 7,20,000। इसको माइनस कर देंगे तो मुझे बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? वो भी मेरे ख्याल से इतना ही बनना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट वो भी 720 आ रहा है ना? देख लो एक दफा, 7,20,000 ही आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट भी। यस लिख दो अगर यही आ रहा है। ओके, थैंक यू। अच्छा भाई,
तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब हम क्या करेंगे, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। ये अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन कैसे कैलकुलेट होगी, कहीं पे भी कोई खाली जगह मिले, ओके हियर इट इज। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन कैसे कैलकुलेट होती थी, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एक्चुअल ओवरहेड्स माइनस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। ऐसे ही कैलकुलेट होती थी, मानते हो ये बात। अच्छा, आप एक्चुअल ओवरहेड कैसे निकलते थे, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट माइनस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। कैसे निकलते थे, बजटेड एक्टिविटी सॉरी एक्चुअल एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाई बाय ओ ए आर। यही फॉर्मूला होता था, मैंने थोड़ा आगे पीछे करके लिख दिया। पहले ओ ए आर इंटू एक्चुअल, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कैसे भी कर लो, मतलब वो नहीं बनना, हाँ, आड़ू नहीं बनना। अच्छा, तो यहां तक तो हमें ये बात क्लियर है। अच्छा, अगर हम सवाल के अंदर देखें तो क्या मुझे एक्चुअल एक्टिविटी लेवल दिया हुआ है, यस। अब जरा सुनिएगा, अब जरा सुनिएगा, यहां बड़ी इंपॉर्टेंट लॉजिक आने वाली है, और ये वही लॉजिक है जो आपको दोबारा पिछले वाले पेज पे ले जाएगी जहां मैंने सारी बातें सिखाई थी। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल कितना है सर, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल 2400 यूनिट्स। कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करें, 2400। ओएआर कितना है सर, ओएआर है 160। एक्चुअल रेट कितना है सर, एक्चुअल रेट तो मुझे पता ही नहीं है, एक्चुअल रेट तो गिवन ही नहीं है। और ना ही सवाल में एक्चुअल ओवरहेड्स दिए हुए हैं, और ना ही सवाल के अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद है जिससे मैं एक्चुअल रेट कैलकुलेट कर सकूं। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि सवाल में एक्चुअल ओवरहेड्स आर नॉट गिवन। किसी भी तरीके से नहीं निकाल सकता, क्योंकि अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन में नहीं है तो एक्स भी नहीं निकाल सकता, दो एक्स बन जाएंगे ऐसे तो। हाँ, अगर आप मेरी बात समझ सके तो, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये भी एक एक्स बन रहा है और इसके बाद अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन भी नहीं है तो वो भी एक एक्स है, तो इसका मतलब मुझे मुझे नहीं निकाल सकता, मैं इस चीज को कैलकुलेट नहीं कर सकता। एक्चुअल ओवरहेड सवाल में मुंह से भी नहीं बोले हुए एग्जामिनर ने, दिए हुए ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक्चुअल ओवरहेड्स आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, कौन से ओवरहेड्स को एक्चुअल ओवरहेड्स मान लिया जाएगा, कौन से ओवरहेड्स को एक्चुअल ओवरहेड्स मान लिया जाएगा, बजटेड ओवरहेड्स को एक्चुअल ओवरहेड्स मान लिया जाएगा। सही है। अब ये बजटेड ओवरहेड्स डायरेक्टली तो यहां पे नहीं गिवन, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि बजटेड ओवरहेड्स निकलते किस तरीके से हैं, तो आप मुझे क्या बोलोगे सर, मैं ऐसी आपको ऐसी लिख रहा हूं बताने के लिए, सो वी विल फाइंड बजटेड ओवरहेड्स। अब बजटेड ओवरहेड्स निकालने का तरीका ये होता है कि बजटेड ओवरहेड्स इज इक्वल टू OAR into budgeted activity level. So how much OAR is already given in the question? That is 160. Budgeted activity level. बजट कितने करे थे यूनिट बनाने के लिए, याद है, पढ़ाते हुए बताया था क्वेश्चन, अब याद करो, नहीं मोड़ूंगा पेज, याद करो, याद करो। बजट यूनिट इन्होंने कितने सोचे थे, कितने बनाएंगे, 2000। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 2000 से, तो आंसर बताओ कितना आ रहा है, 332K या 320K, दो आंसर आए मेरे पास। वैसे 32K नहीं हो सकता, 3,20,000 ही होना चाहिए। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि अब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, यानी कि अब मैं अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन कैसे कैलकुलेट करूंगा, बजटेड ओवरहेड्स लूंगा, बट ये मानते हुए कि ये बजटेड ओवरहेड्स ही एक्चुअल ओवरहेड्स हैं, यानी कि दोनों ओवरहेड्स में कोई फर्क नहीं था, देयरफॉर एग्जामिनर साइलेंट रहा, माइनस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। अच्छा, अब जरा बजटेड ओवरहेड्स हम लोगों ने कैलकुलेट करे थे, वो कितने आए थे, 3,20,000। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितने, जरा कैलकुलेट कर लीजिए, 160 इंटू 2400, तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड पता लग जाएंगे कितने आ रहे हैं, 384,000। ओके, माइनस कर दीजिए दोनों को, तो आंसर कितना आ रहा है, दोनों को माइनस कर दीजिए, आंसर कितना आ रहा है, 64,000। 64,000 नेगेटिव आंसर आ रहा है।
इसका मतलब नोपू को याद करो, ये ओवर एब्जॉर्प्शन है या अंडर एब्जॉर्प्शन है? नोपू को याद कीजिएगा, नोपू को याद करके बताइए, अंडर एब्जॉर्प्शन हो रही है या ओवर एब्जॉर्प्शन हो रही है? बताइए। ओवर एब्जॉर्प्शन। अब मैं दोबारा से इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं, यानी कि इफ एक्चुअल ओवरहेड्स आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अज्यूम के बजटेड ओवरहेड्स आर एक्चुअल ओवरहेड्स, यानी कि अब आप क्या करते हैं, एक्चुअल ओवरहेड्स ही लिए आपने, अभी भी बजटेड नहीं लिए, एक्चुअली लिए, बट एक्चुअल नहीं गिवन था, तो इसका मतलब ये होता है कि बजटेड जो किए थे, जो बजट किए थे, वही एक्चुअल में भी ओवरहेड्स आ गए, वही खर्चा असल में भी आ गया जो सोचा था। एब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स। एक सेकंड, वो पहले वो बोल लें फिर। ओके, तो एक्चुअल ओवरहेड्स माइनस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। बेटा ये घर में पाले हुए हैं, ये मतलब घुस नहीं गए हैं। अच्छा, तो जरा सुनिएगा, तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स जो है वो कितने के थे? वो थे हमारे 384,000 के, राइट। और एक्चुअल ओवरहेड्स कितने के थे? वो हम लोगों ने ऑलरेडी हमें पता था, वो 320,000 के थे। दोनों को माइनस कर लिया तो हमारे पास नेगेटिव आंसर आ गया, दैट इज 64,000, एंड दिस 64,000 इज ओवर एब्जॉर्प्शन। यानी कि हमने ओवरहेड्स को बढ़ाया हुआ है या कम किया हुआ है, ये बताओ जरा। पहले पहले ये बताओगे, फिर आगे बात करेंगे। ओवरहेड्स को बढ़ाया हुआ है या कम किया हुआ है? ओवर एब्जॉर्ब का मतलब ओवरहेड्स बढ़ा के लिखे हुए थे या कम करके लिखे हुए थे? बताइए। सब लोग बताएंगे, सब लोग बताएंगे कि ये ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है। क्या मैंने ओवरहेड्स बढ़ा के लिखे थे, ज्यादा करके लिखे हुए थे, या कम करके लिखे हुए थे? बढ़ा के लिखे हुए थे, ज्यादा करके लिखे हुए थे, बढ़ा के लिखे हुए थे, सही। इसका मतलब, अब सुनिएगा, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट 1 करोड़ की बात कर रहा हूं, अब जरा सुनिएगा, दिमाग दिमाग लगा के सुनिएगा। अगर मैंने ओवरहेड्स बढ़ा के लिखे हुए थे, अगर मैंने, सुनिएगा सुनिएगा, अगर मैंने ओवरहेड्स, ओवरहेड किसको कहते हैं? खर्चों को, कॉस्ट को, हाँ कॉस्ट को। अगर मैंने ओवरहेड्स बढ़ा के लिखे हुए थे, तो मेरे प्रॉफिट्स क्या हुए हुए होंगे? बड़े हुए होंगे या कम हुए हुए होंगे? तो मेरे प्रॉफिट्स क्या हुए हुए होंगे? बड़े हुए होंगे या कम हुए हुए होंगे? बताइए। अगर मैंने ओवरहेड्स को बढ़ा के लिखा हुआ था, आप सब बोल रहे हैं कि ज्यादा करके लिखा हुआ था, तो आपकी जो प्रॉफिट्स होंगे वो क्या हुए हुए होंगे? बड़े हुए होंगे या कम हुए हुए होंगे? मैं दोबारा से बोलता हूं, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं सवाल को। बहुत बहुत मिक्स जवाब आए हैं। मैंने अगर अपने ओवरहेड्स को, अपने खर्चों को बढ़ाया हुआ था, मैंने अपने खर्चों को ज्यादा करके लिखा हुआ था, अपनी कॉस्ट को ज्यादा करके लिखा हुआ था, तो मेरे प्रॉफिट्स क्या हुए हुए होंगे? बड़े हुए होंगे या कम हुए हुए होंगे? अब बताइए। कम, कम हुए हुए होंगे। यानी कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने प्रॉफिट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये 64,000 जो आया है ना, इससे मैंने अपने प्रॉफिट्स को गिराया हुआ था। इस 64,000 से मैंने अपने प्रॉफिट्स को कम किया हुआ था। इस 64,000 से मैंने क्या किया हुआ था? कम किया हुआ था। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे आ जाइए, यहां पे आ जाइए, और यहां पे ये जो मैंने ओवरहेड्स रिकॉर्ड किए थे यहाँ पे 384,000 के, इसमें मैंने कितने ज्यादा रिकॉर्ड किए हुए थे? इसमें 64,000 एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड है, और ये ज्यादा रिकॉर्ड होने से ये बढ़ा हुआ होगा और ये कम हुआ हुआ होगा। आज मैं क्या करूंगा? ग्रॉस प्रॉफिट को एडजस्ट करूंगा। तो इसका मतलब जितना यहां पे बढ़ा हुआ था, जो ज्यादा मैंने लिख दिया था, जो मैंने ओवर एब्जॉर्प्शन कर दी थी, आज उस ओवर एब्जॉर्प्शन को प्रॉफिट में क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा, यानी कि प्रॉफिट को बढ़ा दूंगा, प्रॉफिट को इंक्रीज कर दूंगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट पहले गिरा हुआ था। हाँ, ये 64,000 से मेरा जो प्रॉफिट है, ये 64,000 से मेरा प्रॉफिट गिरा हुआ था, क्योंकि मैंने कॉस्ट बढ़ाई हुई थी। कॉस्ट बढ़ती है तो प्रॉफिट गिरते हैं। हाँ, कॉस्ट बढ़ती है तो प्रॉफिट गिरते हैं। तो अगर मैंने 64,000 से कॉस्ट बढ़ाई हुई थी, तो प्रॉफिट 64,000 से क्या हुए हुए होंगे? गिरे हुए होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? एड। अब जरा सुनिएगा, मैं यहाँ क्या लिखूंगा? एड ओवर एब्जॉर्प्शन 64,000। भूल जाते हो पेपर वाले दिन, नहीं याद रहता। ऐड करें या लेस करें, प्रॉब्लम आ गई, मैं तो फंस गया। नोपू का दूसरा भाई कौन है? पोनू। प्लस कर देना अगर ओवर एब्जॉर्प्शन हो, तो ओवर एब्जॉर्प्शन थी, प्लस कर दिया ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे आके। आसान हो गया, पोनू का काम आ गया।
पोनू यहाँ पे आपको बहुत याद आएगा, याद रखना जब क्वेश्चन करोगे पोनू याद आ जाएगा कि हाँ यार चलो अब सही है, अब बात समझ आ रही है। यानी कि आसान लफ्जों में जो आप लोग ये बोल रहे थे कि ये अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन एडलेस क्यों हो रही होती है, उस सवाल का जवाब दे रहा हूं कि अगर ओवर एब्जॉर्प्शन है तो आपने यहाँ पे ज्यादा रिकॉर्ड की हुई है कॉस्ट, और ये ज्यादा रिकॉर्ड करने की वजह से ये कम हुआ होगा, तो आज क्या करोगे, इसको बढ़ा लोगे, ऐड कर दोगे वैल्यू को। और अगर अंडर एब्जॉर्प्शन होती तो यहाँ पे तुमने कम रिकॉर्ड किया हुआ होता तो ये ज्यादा हुआ होता, तो इसको कम कर देते, यानी कि गिरा देते, इसको गिरा देते, माइनस कर देते। पोनू, पोनू भाई है आपके, सही। अच्छा भाई, अब आप क्या करें, अब आप मुझे बताइए एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, एडजस्टेड, चले भाई, एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट 784,000। मार्जिन स्कीम के ऊपर मत जाइएगा कभी भी, मार्जिन स्कीम मत देखिएगा। हाँ, आपका फाइनल आंसर वगैरह सब कुछ सेम आ रहा होगा, कभी कभी वो भंड मारता है, वो अंडर ओवर को ऊपर ही ले जाता है। ऊपर मतलब सर इधर ले जाके रिकॉर्ड कर देता है। अब ओवर एब्जॉर्प्शन है तो यहाँ ले जाके लेस कर देगा, और अगर अंडर एब्जॉर्प्शन है तो यहाँ ले जाके ऐड कर देगा, यही एडजस्ट कर देता है, इसी वैल्यू के अंदर ले जाके फिर वो एडजस्ट कर देता है। नहीं करिएगा आप, लॉजिक समझिए, लॉजिक क्या है, लॉजिक से काम करें, लॉजिक से काम करें, जिंदगी आसान रहेगी। तो आई होप कि आप एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट तक तो कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहां तक तो आपको कोई मसला नहीं होगा, यहां तक तो आपको कोई टेंशन नहीं हो रही होगी, यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। अगर कोई सवाल है तो आप अभी नहीं पूछिए। अच्छा, चलो आगे बात करते हैं। हम लोगों ने प्रोडक्शन कॉस्ट लिख ली थी, अब क्या करेंगे, लेस नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। अब ये नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट सवाल में देख लेते हैं कौन कौन सी है, दी हुई थी, सीधी सीधी दी हुई थी, कोई टेंशन नहीं होती। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट सीधी सीधी देता है। फिक्स्ड एडमिन नॉन प्रोडक्शन है, वेरिएबल सेल्स वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन है, फिक्स सेल्स नॉन प्रोडक्शन है। तो इन सबको हम रिकॉर्ड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो हम रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा है, फिक्स्ड एडमिन ओवरहेड्स है या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फिक्स्ड एडमिन ओवरहेड्स। भाई ये जो फिक्स्ड एडमिन ओवरहेड्स हैं आपको कितने के गिवन है सर, 80,000 रुपए के गिवन है, तो लिख दो ना, क्यों टेंशन लेते हो, 80,000 रुपए के फिक्स्ड एडमिन ओवरहेड्स आ गए। इसी तरीके से अगली चीज अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या गिवन है, वेरिएबल सेल्स ओवरहेड, तो हम लिख लेते हैं वेरिएबल सेल्स ओवरहेड्स। ये जो तुम्हारे वेरिएबल सेल्स ओवरहेड है, ये कितने दिए हुए सवाल में, बोलता है 10% ऑफ सेल्स वैल्यू। भैया ये लो, सेल्स वैल्यू कितनी थी, 1,440,000 का 10%, यानी कि 1,40,000 रुपए मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत ना हूं तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, वन वन हाँ सॉरी 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 144,000। ओके, डन, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद फिर अगला ओवरहेड देखें तो कौन सा दिया हुआ है, फिक्स्ड सेल्स ओवरहेड, कितने का, 1,20,000 रुपए का। लिख लीजिए फिक्स्ड सेल्स ओवरहेड्स कितने के, 1,20,000, 1,20,000। ओके फाइन, 1,20,000। चले जी, टोटल निकालिए, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट कर लीजिए, नॉन प्रोडक्शन कितनी आ रही है, 344,000। ओके, तो ये 344,000 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट में से 344,000 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और नेट प्रॉफिट बताइए कितना आ रहा है। 4,40,000। देखें इसको गौर से। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ जाफर, यार शाहजहां अभी मेरी क्लास चल रही है, बस मुझे लगेंगे 10 से 15 मिनट और लगेंगे। ओके, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अभी हमने मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट बनानी है। चले जी, आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बनाते हैं मार्जिनल। ये अभी ये जो तुम्हारी कल छुट्टी हुई है वो भी तो देखो ना, मजे करे हैं ना कल, तो आज पढ़ो। चलो भाई, अब हम बनाते हैं मार्जिनल। ये अभी हम लोगों ने क्या बनाई थी, प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन, तो हम यहाँ पे बनाते हैं प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल। और ये तो बड़ी नॉर्मल सी आसानी से बन जाती है, इसमें तो कोई आपने ज्यादा सोचना भी नहीं होता।
ओके, सबसे पहले तो रिकॉर्ड करेंगे सेल्स। सेल्स के बारे में बात करते हैं, तो सेल्स बताइए क्या है। हारिस, यस किस चीज के बारे में बोल रहे हो? मेरा साथ दे रहे हो या मेरे अगेंस्ट हो तुम? है? अच्छा भाई चलो, होगी होगी। अच्छा भाई अब देखो, सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स रिकॉर्ड करने में अब आपने कुछ भी नहीं करना, जो वहां सेल्स रिकॉर्ड करी थी वही यहाँ हो जाएंगी 1440000, क्योंकि ये जल्दी बन जाएगी 1440000, क्योंकि मैक्सिमम चीजें तो वही रिकॉर्ड करनी है जो वहां रिकॉर्ड हुई थी, वही यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही होंगी। मटेरियल, लेबर, शेबर, ये सारी चीजों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, ये सारी चीजें तो ऐसी रिकॉर्ड हो रही होंगी, राइट। अच्छा भाई फिर उसके बाद आगे, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेस, हेडिंग आएगी अब, लेस वेरिएबल कॉस्ट। चलें जी, वेरिएबल कॉस्ट लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, भाई डायरेक्ट मटेरियल कितने का था? सॉरी, डायरेक्ट मटेरियल कितने का था? 240,000 का। रिकॉर्ड कर लीजिए 2,40,000 रुपए, 240,000। फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर कितने की थी? क्योंकि इनमें तो कोई चेंजेस नहीं आई ना, इनमें क्या फर्क पड़ा है, इनको क्या फर्क पड़ा है? ये वाला पेज क्यों खोल रहा हूं मैं? डायरेक्ट लेबर कितने का था? 261,000 का। फिर उसके बाद आ जाइए आप, तो आपके पास वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स थे। तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स अगर आप देखें तो आपके पास कितने के थे? ये आपने लिख लिया, ये आपने लिख लिया, ये आपने लिख लिया, 1,20,000 रुपए के आप लिख लीजिए, 1,20,000 रुपए, 120,000। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे? अगले वेरिएबल ओवरहेड्स देखेंगे, तो अगला वेरिएबल ओवरहेड कौन सा था? ऊपर तो नहीं था, नीचे था एक वेरिएबल सेल्स ओवरहेड्स, तो वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे आइए और वो भी लिख लीजिए, वेरिएबल सेल्स। और अभी मैं ऊपर ओपनिंग इन्वेंट्री इस पे भी आता, लेकिन मैंने नहीं लिखा, मैं इधर लिख रहा हूँ ओपनिंग, क्योंकि था नहीं ओपनिंग इन्वेंट्री, जो कि नहीं आएगा यहाँ पे। उसके बाद वेरिएबल सेल्स ओवरहेड्स। तो भाई वेरिएबल सेल्स ओवरहेड्स जो आपको गिवन है वो कितने के गिवन है? वेरिएबल सेल्स ओवरहेड आपको गिवन है 144,000 के, राइट। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 144,000, और फिर आप यहाँ पे करें लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आप कैसे लिखेंगे? आपको ये बात पता है, मार्जिनल रेट इनटू क्लोजिंग यूनिट्स। मार्जिनल रेट आपको याद है सवाल में कितना था? आप लोगों ने खुद ही कैलकुलेट किया था, 240 का। कितने का कैलकुलेट किया था? 240 का कैलकुलेट किया था। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, मार्जिनल रेट दैट इज 240 मल्टीप्लाई बाय 600, दोस वर योर क्लोजिंग इन्वेंटरी यूनिट्स। तो आंसर बताइए ना कितना है? तो आंसर बताइए ना कितना है? वो 216 है, तो मैंने पीछे सही लिखा हुआ है। तो तुम लोगों ने जो अबे यार, तो तुम लोगों ने जो कैलकुलेशन करी है वो सारी सही 216 के हिसाब से ही करी है? जरा ये भी बता दो मुझे भाई, ये 216 है। तो ये जो नीचे सारी कैलकुलेशन हुई है, ये किस हिसाब से हुई है? 216 के हिसाब से हुई है? जरा देख लें एक दफा, ये 720,000 ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सही है, ओके फाइन। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ये 216,000, 216,000। ये गलती जो है उसको मैं ब्लैक से मेंशन कर रहा हूँ। अच्छा भाई चले, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स बताइए कितने? क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स कैलकुलेट कीजिए और मुझे बताइए कितने आ रहे हैं। 144,000, ओके 144,000। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लीजिए कितनी आ रही है? 144,000, ओके। तो अब वेरिएबल कॉस्ट निकाल लीजिए, टोटल कितनी आ रही है जरा मुझे बताइए। जल्दी जल्दी करेंगे तो जल्दी जल्दी खत्म होगा ना सवाल। चले जी, ये माइनस होगी क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये याद रखिएगा, हाँ। चले जी, बताइए वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है टोटल मिला के सारी? 4464
00। तो कंट्रीब्यूशन बताइए कितना आ रहा है हमारे पास, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा चले जी, कंट्रीब्यूशन बताइए। दोनों को माइनस कर लें आपस में, देख लें ये एक ही बच्चा कैलकुलेशन कर रहा है, तो सब लोग अगर कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो फिर मसला हो सकता है। तो इसको जरा देख लीजिए सब लोग। आप लोगों के पास पहले 240 था, फिर 216 था, फिर 120 था, फिर उसके बाद आपके पास एक वेरिएबल सेल्स ओवरहेड थे, वो कितने के थे, 144 के थे, और उसके बाद फिर बाकी सारी चीजें। ये चेक कर लो एक दफा सब लोग यार, वेरिएबल कॉस्ट सब लोग चेक कर लीजिए। 576 के है वेरिएबल कॉस्ट। देख लें एक दो बच्चे और भी देख लें भाई, 576 के है। ओके, तो आप कंट्रीब्यूशन निकालो कितनी आ रही है फिर। ठीक है ठीक है, तो इसका मतलब फिर आप कंट्रीब्यूशन निकाल लो, कितनी आ रही है कंट्रीब्यूशन, जरा मुझे बताओ। $864,000। देख लें ये भी बच्चे करते रहे साथ साथ, 864,000। अच्छा भाई, तो ये तो हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे लेस। क्या चीज लेस करेंगे, अब लास्ट थिंग जो इसमें से लेस करते हैं, लेस फिक्स्ड कॉस्ट। तो अब सबसे पहली फिक्स कॉस्ट जो कि सबसे खतरनाक, जिस पे झगड़ा चलता है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। कौन से लेते हैं यहाँ पे, एक्चुअल, बजटेड या एब्जॉर्ब्ड, कौन से लेते थे, क्या सिखाया है मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट के अंदर, कौन से लेते हैं बताइए। एक्चुअल, बिल्कुल सही है। अच्छा अब मुझे ये बताइए, सवाल में क्या एक्चुअल ओवरहेड्स गिवन है, हाँ के ना, सवाल में एक्चुअल ओवरहेड्स गिवन है, हाँ के ना। तो फिर इसका मतलब कौन से ले लेंगे, बजटेड ओवरहेड्स को मान लेंगे कि वही एक्चुअल ओवरहेड्स हैं, राइट। तो फिर बजटेड ओवरहेड्स को मान लेंगे कि वही एक्चुअल ओवरहेड्स हैं। तो वो किस तरीके से निकलेंगे, आपको पता है ओएआर कितना था, दैट वाज 160 मेरे ख्याल से, एंड बजटेड यूनिट्स वर 2000। तो ये मेरे ख्याल से कितना आया था, जरा कैलकुलेट करके कोई बच्चा बताना, 3,20,000 था मेरे ख्याल से। ओके, 3,20,000 ऐसे ही आ रहा था मेरे ख्याल से, देख लो यही है, 3,20,000। ओके, उसके बाद फिर देखते हैं और आगे और कौन से फिक्स्ड ओवरहेड है। उसके बाद फिक्स एडमिन है और फिक्स सेल्स है, तो ये दोनों रिकॉर्ड कर लेते हैं, प्रॉफिट आ जाएगा। फिक्स्ड एडमिन ओवरहेड्स और फिक्स्ड सेल्स ओवरहेड्स, ये दोनों रिकॉर्ड कर लेते हैं। एडमिन इज 80,000 एंड फिक्स सेल्स इज 120,000। इन सबको आपस में ऐड कर लो जरा, 320, 120 एंड 80,000 सबको ऐड कर लो और मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है। नेट प्रॉफिट। चले जी, टोटल ओवरहेड बताइए, फिक्स्ड ओवरहेड कितने आ रहे हैं, 5,20,000। सब लोग चेक कर लीजिए, 5,20,000 आ रहे हैं। और इस 5,20,000 को माइनस कर दीजिए आपका जो भी कंट्रीब्यूशन था, कि ये 864,000 कंट्रीब्यूट कर देंगे अपने 520,000 फिक्स कॉस्ट में, और बाकी जो रिमेनिंग होगा वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो बताइए कितना आ रहा है, 344,000, 344,000। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात ये करेंगे कि ये जो हमारे दोनों के प्रॉफिट्स में डिफरेंस आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं आपको इतनी खतरनाक लॉजिक दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। लेकिन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपने क्लास से एक दिन पहले करके बैठना है, क्योंकि जो लॉजिक्स मैं उस दिन बैठ के दे रहा हूँ वो सारी यही इसी दिन की बातें होंगी, इसी दिन की कंटिन्यूशन होगी। तो ये जब कॉस्टिंग पढ़ने बैठते हैं तो वक्त नहीं देखते, टाइम नहीं देखते, बस पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, समझ आनी चाहिए चीज। सो अभी हम लोगों ने जाहिर सी बात है टाइम हो रहा है ऐसा, आप लोगों ने पहले क्या किया, आपने प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाई। प्रॉफिट स्टेटमेंट के अंदर बस आपने क्या याद रखना था, आप लोगों ने एक चीज याद रखनी थी जो मैं आपको बता चुका था, कि ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स लिए जाएंगे और अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन रिकॉर्ड की जाएगी यहाँ पे। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसकी कैलकुलेशन करना जरूरी है। और इसी तरीके से यहाँ पे आपने फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स लिए थे, और कौन से लिए थे,
एक्चुअल लिए थे। तो ये 2 चीज़ें हैं, ये आप अपने पास कॉपी कर लीजिए और बस ये 2 चीज़ों पे ध्यान देना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूँगा कि जो प्रॉफिट्स में फ़र्क आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि मेजॉरिटी चीज़ें सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ एक जगह फ़र्क आएगा, उसके बारे में बात करूँगा। तो क्लियर है आज की क्लास जो हम लोगों ने सारी चीज़ें करी, आज हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था मेरे ख़्याल से समझ लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट किया था, राइट? यहाँ पे एक्चुअल को क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे मैं जितने भी ओवरहेड्स लूँगा, उनको एब्ज़ॉर्ब नहीं करूँगा यहाँ पे। असल में जो खर्चा आया वो रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि याद रखिएगा जो मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट बनती है, डिसीजन मेकिंग के लिए बनती है। ओके, वो मुझे याद दिलाना उस टाइम पे, ठीक है? बस आज इधर ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में से बड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी बात करेंगे तो घंटा निकल जाएगा, ठीक है? चलो भाई, अल्लाह हाफ़िज़।